नो, मुश्किल नहीं लग रहा है, लोग कह रहे हैं नहीं लग रहा है। गुड, चलो यार मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। आई होप एवरीवन इज बैक। स्टार्टिंग विद अवर नेक्स्ट बिकॉज ऑफ यू नो। अरे बहुत बढ़िया हर्ष, दिल खुश कर दिया तूने। नो सर अभी तक तो नहीं, ऋषभ अभी तक नहीं, आगे भी नहीं लगेगा, आगे भी नहीं लगेगा। चैप्टर बहुत इजी है। मैं इस संडे को एक पर्सनल सेशन प्लान कर रहा हूं अपना, लाइव वालों का। रिकॉर्डेड में वो चीज उनको नहीं समझ में आएगी। वरुण वेरी वेरी गुड। संडे को एक पर्सनल सेशन प्लान कर रहे हैं हम। जनरल गाइडेंस, थोड़ा एक दूसरे को जानेंगे, है ना, थोड़ा पर्सनल बात करेंगे। नो सर बट रिटेन करने में प्रॉब्लम होगा। सिलेबस इज लाइक ओशन। नहीं है ओशन, मैं कह रहा हूं सीमा, नहीं है ओशन। पीएफआई में नॉमिनी डायरेक्टर वाला कौन सा पार्ट बताया था आपने लास्ट में? 164(2) के लिए मनन स्पेसिफिक क्वेश्चन आया 164(2) के लिए, तो नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ पीएफआई पे 164(2) हटा देना, क्योंकि आईसीए ने हटा दिया था सर्कुलर के बेसिस पे। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं 165। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स। देखो मेरी बात ध्यान से समझो। क्या कंपनीज एक्ट आपको ये बोल सकता है कि आप 20 कंपनी में या 30 कंपनी में या 40 कंपनी में ही डायरेक्टर बन सकते हो लाइफ टाइम में? नो। वो आपको ये जरूर कह सकता है, वो आपको ये जरूर कह सकता है कि आप एक टाइम पे इतने इतने कंपनीज में डायरेक्टर बनो। सर क्यों कहेगा? अरे भाई आप 100 कंपनीज में डायरेक्टर बन गए, अरे 100 कंपनी का काम कैसे होगा? आप कैसे अपना काम ढंग से करोगे? इससे अच्छा आपके ऊपर एक लिमिट लगा देते हैं कि आप एट सेम टाइम कुछ लिमिटेड कंपनीज में काम कर सकते हो। सर वो लिमिट क्या है? 20 और 10। 20 टोटल लिमिट है और 10 पब्लिक कंपनीज है। अच्छा, मतलब सर क्या मैं 20 प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूं? हाँ। सर मैं 20 पब्लिक में बन सकता हूं? ना। सर मैं 10 प्राइवेट 10 पब्लिक में बन सकता हूं? हाँ। सर पब्लिक पे अलग क्यों लगाई? क्योंकि बड़ी कंपनीज होती है ना, दिस आर बिग कंपनीज, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, इन दिस लिमिट ऑफ 10 यू हैव टू इंक्लूड 2 प्राइवेट कंपनीज। कौन कौन सी? सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक एंड होल्डिंग ऑफ पब्लिक। सर एक आपने ना डेफिनेशन कराई थी कल 2 क्लॉज 71, वहां पे आपने बताया था पब्लिक कंपनी की अगर एक सब्सिडियरी है जो कि प्राइवेट है उसको पब्लिक माना जाएगा। तो उसी बेसिस पे ये तो समझ आ गया कि सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक को पब्लिक मान लिया, लेकिन ये ऐसा क्यों किया? ये एडिशनल पॉइंट है, ये 271 से लिंक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 165 के लिए काम करेगा। वो कह रहे हैं कि आप पब्लिक कंपनी से रिलेटेड हो तो आप पब्लिक कंपनी की लिमिट में आ जाओगे, मतलब 10 की लिमिट लग जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? अरे संडे की बातें रुको, ऐसे मत सोचो, अभी संडे का बता दूंगा, सैटरडे को बता दूंगा। संडे की बातें अभी मत करो, संडे को बहुत मजा आएगा, लेकिन अभी बात मत करो। क्या ये बेसिक समझ में आया प्रोविजन 165? अब मैं आपको एग्जैक्ट प्रोविजंस पे लेके जा रहा हूं। 165 सबसेक्शन 1, one person can become a director in how many companies at a same time? The keyword, please mark the keyword, at a same time. कोई भी लॉ मुझे आके ये नहीं बोल सकता कि पूरे लाइफ टाइम में कितनी कंपनीज में डायरेक्टर बनूंगा। एक टाइम पे बोल सकता है, हाँ एक टाइम पे। तो पढ़ो, नो पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल होल्ड ऑफिस एज ए डायरेक्टर इंक्लूडिंग एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप। ये सिर्फ क्लैरिफाई करने के लिए, इसको नहीं पढ़ोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्टर मतलब सब कुछ आ जाता है। in more than 20 companies at the same time, but प्रोविजन आके बोला, सुनो सुनो, out of 20 maximum number of public companies in which a person can be appointed as a director shall not exceed 10। क्लियर है बात? 20 और 10 की लिमिट समझ में आ गई। अब आगे की बात पढ़ते हैं। दो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। पहले ने बोला कि यू हैव टू इंक्लूड सर्टन प्राइवेट कंपनीज फॉर रेकनिंग द लिमिट ऑफ पब्लिक कंपनीज, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। क्या? दोज प्राइवेट दैट आर ईदर होल्डिंग और सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक की होल्डिंग या पब्लिक की सब्सिडियरी जो प्राइवेट है उसको भी 10 की लिमिट में गिन लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, you have to exclude certain companies from reckoning for reckoning the limit। reckoning मतलब calculating,
फॉर कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ डायरेक्टरशिप ऑफ 20। जब आप 20 की बात करोगे तो आपको उसके अंदर से डोरमेंट कंपनीज को हटाना है। डायरेक्टरशिप इन डोरमेंट कंपनीज हैव टू बी एक्सक्लूडेड। अब मैं बताता हूं पेपर में गलती क्या होती है। आईसीएआर बहुत चालाकी से आपको बोल देगा कि ए लिमिटेड इज या ए प्राइवेट लिमिटेड इज अ डोरमेंट कंपनी, बट दिस कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद सेक्शन 92 एंड 137। अब बच्चा क्या करेगा जल्दबाजी में, हाँ 92 137 कंप्लाइंट नहीं है तो इसको जो है वो एक्सक्लूजन का फायदा नहीं मिलेगा। अरे भाई मेरी बात सुनो, 92 एंड 137 का कंप्लायंस जो करना था वो उन एग्जेम्पशंस के लिए करना था जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन से आता था, लेकिन ये वाला जो एक्सक्लूजन है ये एक्सप्लेनेशन से आया है, ये कोई नोटिफिकेशन से नहीं आया। तो यहां पे आपको 92 और 137 का कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, उसको मैंने क्लैरिफाई किया है। रिगार्डलेस, पढ़ो आगे, रिगार्डलेस ऑफ वेदर 92 एंड 137 कंप्लाइड और नॉट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एक और चीज समझ लो इसके बारे में, सेक्शन 8 कंपनी दोनों लिमिट्स में से एक्सक्लूड हो जाएगी, 10 और 20, 10 और 20 दोनों में से सेक्शन 8 कंपनी बाहर हो जाएगी। बट ये नोटिफिकेशन के थ्रू आती है, ये जो एक्सक्लूजन है सेक्शन 8 कंपनी की, ये नोटिफिकेशन के थ्रू आती है, और क्योंकि नोटिफिकेशन के थ्रू आती है उसको 92 137 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो पढ़ो, एक्सक्लूजन ऑफ वन टाइप ऑफ कंपनी फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ बोथ 10 and 20, कौन सी? अ सेक्शन 8 कंपनी प्रोवाइडेड नो डिफॉल्ट इन 92 एंड 137। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो आपको हो सकता है सब जगह ना मिली हो, इट इज वेरी मच पॉसिबल, बट इन माय ओपिनियन वो आपको पता होनी जरूरी है। मैंने क्या बोला, डोरमेंट कंपनी को एक्सक्लूड करना है 20 में से, और मैंने बोला सेक्शन 8 कंपनी को एक्सक्लूड करना है 10 एंड 20 में से। तो कहीं ना कहीं इसमें डिफरेंस आया है नहीं आया बताओ? यहां पे 10 लिखा है इन्होंने? नहीं, ये यहां पे भी तो लिख सकते थे फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ बोथ 10 एंड 20, नहीं लिखा। तो इसका एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन पॉइंट आता है जो कि आईसी आपसे पूछेगा ऐसा मुझे नहीं लगता, बट यू शुड नो क्या, कि जब कोई पब्लिक कंपनी डोरमेंट रहेगी, जब कोई पब्लिक कंपनी डोरमेंट रहेगी तो क्या वो 10 में इंक्लूड करी जाएगी? आंसर इज यस, आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज एक्सक्लूजन के टाइम उन्होंने सिर्फ 20 से एक्सक्लूड करने को बोला है, 10 में से नहीं। अगर उसका 10 में से भी इंटेंशन होता है एक्सक्लूड करने का तो वो ये चीज बोल देता कि फ्रॉम द लिमिट ऑफ 10 एंड 20, जैसा सेक्शन 8 कंपनी के लिए बोला है। एब्सोल्युटली अंगी, वेरी वेरी गुड। पब्लिक डोरमेंट विल बी काउंटेड इन द लिमिट ऑफ 10। तो अगर कल मैं आपके पास आता हूं, आप सीए हो, आप सीईओ और मैं क्लाइंट हूं, मैंने बोला सर या मैम मैं ना 9 पब्लिक कंपनीज में डायरेक्टर हूं जो कि ऑपरेशनल है, और एक पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर हूं जो कि डोरमेंट है, तो क्या मैं एक और पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बन जाऊं? आप कहोगे ना ना ना, वो जो डोरमेंट वाली है वो भी तो इंक्लूड करी जाएगी ना 10 में। तो 10 आपकी लिमिट पूरी हो गई, आपका कोटा फुल हो गया है, अब आप पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। क्या ये बात क्लियर हुई है आप जनों को? ये जबरदस्त एक इंटरप्रिटेशन का पॉइंट था जो कि मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने कराया। इसको मैं छोड़ता तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे से ऐसी पढ़ाई होती नहीं है। ये वाली बात क्लियर है नहीं बताओ, ये मुझे बाद में क्वेरी नहीं चाहिए। यस, ओके, यस यस आ रहा है, ओके आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज इसको कंफर्म कर दो। ओके ओके ठीक है, आगे बढ़ू। ओके ठीक है, सबका आ गया है, ठीक है। अब ना मैं आगे जाके आपको एक एसएसडी पढ़ाने वाला हूं सेक्शन नंबर 151 में। अरे इसको क्या हो गया भाई, इसको थोड़ा बड़ा बना दे। मैं आगे जाके एक सेक्शन नंबर 151 कराऊंगा जो कि बात करता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की। उसके अंदर मैं बताऊंगा कि एक बंदा एसएसडी सिर्फ 2 कंपनीज में बन सकता है, वो बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे पहली एक्सेप्शन दे दिया ताकि आपको रिवीजन के टाइम डाउट ना आए कि सर वैसे तो 20 और 10 की लिमिट थी, बट एसएसडी के लिए 2 की लिमिट है, वो 151 में आने वाला है, इसको अभी छोड़ दो। अच्छा सर, क्या कोई कंपनी आके ये बोल सकती है कि हमारे डायरेक्टर सिर्फ 7 कंपनीज में ही डायरेक्टर रहेंगे, 20 और 10 को मारो गोली? क्या ऐसा चीज बोली जा सकती है? आंसर इज यस।
सर क्या सिर्फ पब्लिक कंपनी, सॉरी क्या सिर्फ प्राइवेट कंपनी बोल सकती है? नहीं, यहां पे सारी कंपनीज को अलाउ किया कि सारी की सारी कंपनीज अपने स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा, मेंबर्स के द्वारा ये चीज बोल सकती है कि भैया आवर डायरेक्टर्स विल एक्ट इन लेसर नंबर ऑफ कंपनीज, मतलब 20 और 10 से कम। क्लियर? सो कैन एनी कंपनी प्रिस्क्राइब एनी लेसर नंबर ऑफ कंपनीज फॉर डायरेक्टरशिप? यस, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी में। देखो ये चीज जो है ना बेटा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, ये सब्जेक्ट मतलब क्या होता है कि हम सबसेक्शन 1 को इग्नोर नहीं करेंगे, हम सबसेक्शन 1 की रिस्पेक्ट करेंगे। मतलब 20 और 10 जो बोला गया है उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उसको रख के हम उससे लेस नंबर जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। मतलब मेंबर्स बोल रहे हैं, और वो क्या बोल रहे हैं? दे में स्पेसिफाई एनी लेसर नंबर ऑफ कंपनीज इन विच अ डायरेक्टर, क्योंकि उनके कंपनी का कोई भी डायरेक्टर है इसीलिए अ यूज किया है, ऑफ द कंपनी। द क्यों? क्योंकि अब उस कंपनी की बात चल रही है जिसके मेंबर्स एसआर पास कर रहे हैं। एंड द मेंबर्स मतलब वो पर्टिकुलर कंपनीज इन विच अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मे एक्ट एज अ डायरेक्टर। और ये एक के लिए भी बोला जा सकता है, ये सारों के लिए भी बोला जा सकता है। वो कह सकते हैं हमारे कंपनी में से मिस्टर एक्स 3 कंपनीज में ही डायरेक्टर बनेंगे, या हमारे सारे डायरेक्टर 4 कंपनीज में ही डायरेक्टर बनेंगे। क्लियर? ओके। सबसेक्शन 6 पेनल्टी है, उसको एंड में उठाएंगे हम, और ये ट्रांजिशनल प्रोविजन है, रीड करने की भी जरूरत, एक बार रीड करके छोड़ देना, ये पूछा नहीं जाएगा। ट्रांजिशनल मतलब क्या होता है? जब कोई भी नया एक्ट आता है तो एग्जिस्टिंग कंपनीज को टाइम दिया जाता है कि भैया इससे कंप्लाई करो। तो ये हमारे लिए ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, 2013 एक्ट बहुत पुराना है। यस 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 यस, ओके ओके ओके, वेरी गुड। अब मैं आपको एक सवाल करवाना चाहता हूं 165 के ऊपर। कहा गया 165? अब मैं आपको एक सवाल करा रहा हूं नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स के ऊपर। स्टेट विच ऑफ द लिमिट्स 10 एंड 20 फॉलोइंग डायरेक्टरशिप्स विल बी इंक्लूडेड इन। आपको बताना है कि क्या ये 10 में आएगा, क्या ये 20 में आएगा, या दोनों में आएगा। ठीक है, मैं डिस्कस कर रहा हूं एक एक। आप अपने दिमाग में आंसर सोचते जाना, क्योंकि ये चैट जब सब लिखोगे तो एकदम से धड़ाम से भर जाएगा, तो मुझे समझ में नहीं आएगा कौन देख रहा है, कौन लिख रहा है और मैं क्या क्या देख रहा हूं। ठीक है, तो मैं इसको साथ साथ बोल रहा हूं, आप अपने दिमाग में एनालिसिस करते जाओ। डायरेक्टरशिप इन अ गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी। गवर्नमेंट से मुझे कुछ फर्क पड़ता है? आंसर इज नो। मेरा ध्यान किसके ऊपर शूट एट साइड क्या करूंगा? पब्लिक। तो ये 10 में भी आएगा और ये 20 में भी आएगा। नेक्स्ट, डायरेक्टरशिप इन अ फॉरेन कंपनी। सर फॉरेन कंपनी मतलब कंपनीज एक्ट में तो पैदा नहीं हुई, एक कंपनी ने जो बर्थ लिया वो कंपनीज एक्ट में तो नहीं लिया। और जब मैं यहां पे सेक्शन बोल रहा हूं 165 का, जब मैं यहां पे 165 बोलता हूं, यहां पे जब मैं कंपनी वर्ड यूज कर रहा हूं, ये 220 की कंपनी है, मतलब जिसने कंपनीज एक्ट में बर्थ लिया है। हाँ या ना? तो जब फॉरेन कंपनी में वो डायरेक्टर है, वो 1020 में क्यों आएगा? आज मैं यूएस की कितनी भी कंपनीज में डायरेक्टर रहूं, कंपनीज एक्ट उससे क्या मतलब? वो यूएस वाला एक्ट देख लेंगे मेरा, राइट? So this foreign company will not be included in any of the limits, neither. Next, directorship in a section 8 company, neither. But bracket में क्या लिखना है हमेशा? 92 137 should be complied. Next, directorship in a foreign body corporate. सर फॉरेन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, इंडियन कंपनी तो है ही नहीं, तो नीदर। नेक्स्ट, नॉमिनी डायरेक्टरशिप। सर नॉमिनी से कुछ फर्क पड़ता है क्या? ना, अपने को देखना है डायरेक्टरशिप इन अ प्राइवेट कंपनी बट विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। हाँ, वैसे तो तू प्राइवेट था, लेकिन क्योंकि अब तू सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक हो गया है तो तू 10 में भी आएगा, तो 20 में भी आएगा। वैसे तो तू सिर्फ 20 में आता, लेकिन क्योंकि तू एक सब्सिडियरी है पब्लिक कंपनी का, तेरे को 10 में भी ले लूंगा मैं। क्लियर? एसएसडी, अरे ये क्या हो गया? हाँ, एसएसडी इन अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी। अगेन तू एसएसडी हो या क्या हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, तू पब्लिक कंपनी में तो है ना, तो तू 10 में भी आएगा, तो 20 में भी आएगा। क्लियर? होल टाइम डायरेक्टर इन अ पब्लिक कंपनी, होल टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता, तू पब्लिक कंपनी में है ना, तो 10 और 20। नेक्स्ट, डायरेक्टरशिप इन अ डोरमेंट पब्लिक कंपनी।
डॉर्मेंट पब्लिक कंपनी, तो ये 10 में आएगा बट 20 में नहीं आएगा। तो 20 में नहीं आएगा मतलब जब मैं 20 की तरफ बात करूंगा तो मैंने बोला ना कि डॉर्मेंट एक्सक्लूड करो। बहुत एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं ध्यान से। जब मैंने 20 में से एक्सक्लूजन की बात बोली तब मैंने बोला डॉर्मेंट को एक्सक्लूड करो। मैंने ये थोड़ी बोला डॉर्मेंट प्राइवेट को एक्सक्लूड करो, या मैंने ये थोड़ी बोला सिर्फ डॉर्मेंट पब्लिक को एक्सक्लूड करो। मैंने तो सारी डॉर्मेंट को हटा दिया, तो मैं 20 में इसको काउंट नहीं करूंगा, लेकिन जब स्पेसिफिक पब्लिक की बात करूंगा 10 की, उसके अंदर इसको इंक्लूड कर लूंगा। क्लियर? यस, ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट था, इसको आपको घर पे एक बार रिवाइज करना है अच्छे से। नहीं समझ आता तो मेरे को व्हाट्सएप करना है, मैं दोबारा बताऊंगा। ओके ओके ओके, नेक्स्ट आई डायरेक्टरशिप इन अ पब्लिक कंपनी, पीएसयू, सॉरी, डायरेक्टरशिप इन अ पीएसयू एंड इट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। अरे भाई तेरी कंपनी ही नहीं है, तो कंपनी ही नहीं है तो 165 क्यों लगेगा? कंपनी ही नहीं है तो 165 लगेगा ही नहीं। पीएसयू किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, कोई फर्म बना दी उन्होंने या कुछ भी और बना दिया हो, कंपनी ही नहीं बनाई तो 165 नहीं लगेगा, तो 10 और 20 में नहीं आएगा। डायरेक्टरशिप इन अ डॉर्मेंट प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट तो वैसे भी 10 में नहीं आता क्योंकि वो तो पब्लिक के लिए है, और क्योंकि डॉर्मेंट है ये 20 में भी नहीं आएगा। जल्दी से बताओ क्या ये सवाल आपको क्लियर हुआ है? तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर, क्लियर का मुझे फटाफट से मैसेज दो। करेक्ट, फरिया करेक्ट, यस यस यस, ठीक है ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। क्लियर, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिस्टर एक्स इज ऑलरेडी अ डायरेक्टर of 19 companies. Out of these 19, 10 are public and 9 are private. ठीक है, मैं 19 कंपनी में डायरेक्टर हूं, मैं मतलब मिस्टर एक्स ले लो यार। 19 कंपनीज में से 10 पब्लिक है और 9 प्राइवेट है। मिस्टर इन्फ्लुएंशियल इज बीइंग अपॉइंटेड एज ए, अच्छा ये नाम थोड़ा वो हो गया है, ये मिस्टर एक्स की जगह या तो इसको भी मिस्टर इन्फ्लुएंशियल करो या तो इसको भी मिस्टर एक्स कर दो, इसको एक्स करो, ठीक है। मिस्टर एक्स इज बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर of another company named Service Listing Limited, तो ये है पब्लिक कंपनी। एडवाइस मिस्टर एक्स restriction on the number of directorships and whether he can accept the appointment thereof। मैंने बोला मिस्टर एक्स इधर आओ, आप कितने कंपनीज में डायरेक्टर हो? उसने कहा सर 19। मैंने कहा उसमें से पब्लिक कितनी है? उसने कहा सर 10। मैंने कहा नई अपॉइंटमेंट किसमें हो रही है? उसने कहा सर सर्विस लिस्टिंग लिमिटेड। मैंने कहा तो भाई क्या कर रहे हो यार, वो अश्नील ग्रोवर का याद है मीम, भाई क्या कर रहा है तू? तो मैं उसको बोलूंगा भाई क्या कर रहा है तू, 10 पब्लिक कंपनीज में ऑलरेडी डायरेक्टर है, हाँ या ना? तो फिर इसके अंदर मैं एक और पब्लिक कर दूंगा तो ये 1 हो जाएगा और ये मेरा नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? राइट, अब उन्होंने पूछा वुड योर आंसर बी चेंज, मतलब व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर एक्स वाज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन गुड्स प्राइवेट लिमिटेड। मैंने कहा प्राइवेट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां पे एक और जोड़ सकता हूं, टोटल 20 हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो मेरा टोटल 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड मेगा, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो एक ये सवाल मुझे आपको कराना था, अब मैं एक और सवाल आपको करा रहा हूं। क्लियर क्लियर, वेरी गुड, सबको क्लियर हो रहा है यार इस बैच में, फटाफट चीजें क्लियर हो रही है, गुड। मिस्टर फॉर्च्यून इज होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन फॉलोइंग कंपनीज, क्या क्या? 4 पब्लिक, 10 प्राइवेट एंड 2 कंपनीज ऑफ सेक्शन 8, ठीक है। मिस्टर फॉर्च्यून फर्दर रिसीव्ड ऑफर फ्रॉम 7 पब्लिक कंपनीज, 6 प्राइवेट कंपनीज एंड 2 कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8. He wants to take up maximum permissible directorship and his order of preference is public, private, then section 8. Now you have to advise him with respect to restriction provisions which are imposed under the act. उसने बताया सर मैं इन कंपनीज में डायरेक्टर हूं और मुझे इन कंपनीज में और बनने का मन है जिसमें से मेरा प्रेफरेंस क्राइटेरिया ये है। मैंने कहा ठीक है, रुको बात करते हैं। मैंने कहा मिस्टर फॉर्च्यून आप 4 पब्लिक कंपनीज में डायरेक्टर हो, आप और 6 पब्लिक कंपनीज में डायरेक्टर बन सकते हो। आपको अपॉइंटमेंट का ऑफर आया 7 कंपनीज में से, तो क्या आप 7 के साथ ले सकते हो? आंसर इज नो, आप इसमें से 6 ले सकते हो अनलेस यू रिजाइन इन सम, अनलेस यू रिजाइन
इन करंट कंपनीज, हाँ या ना? वेरी गुड मेगा, 6 पब्लिक कंपनीज में हो सकता है। क्लियर? मैंने कहा सर उसके बाद ये प्राइवेट कंपनीज का क्या करें? उससे पहले चेक करो उसका टोटल कितना हो गया। 4 + 6 10, और वो ऑलरेडी 10 प्राइवेट कंपनीज में भी तो डायरेक्टर है, तो टोटल 20 का कोटा पूरा हो गया है। तो क्या वो एक भी प्राइवेट कंपनी में आ सकता है? आंसर इज नो, अनलेस रिजाइन मार दे किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में, अनलेस ही रिजाइन्स इन एग्जिस्टिंग कंपनी। वेरी गुड श्वेता, वेरी गुड, पूरा आंसर दिया श्वेता ने, वेरी गुड। 2 कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, इसको मैं बोलूंगा ये तो एक्सक्लूड करी जाती है, तो वो दोनों ही कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है, प्रोवाइडेड ये 92 और 137 के कंप्लायंस में हो। सबने सही आंसर दिया है, सबने सही आंसर दिया है। तो बस यही तो था सवाल। सर क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। मैं ट्राई कर रहा हूं कि अपने प्रोविजंस, जैसे हम लॉजिक बनाते हैं ना, जैसे हम दोस्त बैठते हैं, हम कैसे बात करते हैं कि भाई ये हुआ वो हुआ, वैसे ही बात करनी है इन प्रोविजंस के बारे में। आपको ये नहीं समझना सेक्शन है, सब सेक्शन है, क्वेश्चन है, आईसीए का पेपर है, कुछ नहीं है। नॉर्मल पूछा था हमने, बातों बातों में आंसर निकाला, आप सबने सही आंसर दिया। यही कॉन्फिडेंस रखना है इस पेपर में, राइट? वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया है। हनी, श्वेता, रेनू, मेघा, गुड गुड गुड, ठीक है। अब आगे बढ़ना है, आ जाओ जी आगे। अब मैं बात छेड़ रहा हूं वुमेन डायरेक्टर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेकेंड प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 सेक्शन 149 वुमेन डायरेक्टर। सर सपोज अ पर्सन इज अ डायरेक्टर इन 9 पब्लिक, 1 डॉर्मेंट पब्लिक। शिवम उस केस में 10 पब्लिक पूरी हो गई एंड 10 प्राइवेट, ही हैज कंप्लाइड। बट इफ इज अ डायरेक्टर इन 11 प्राइवेट कंपनी देन ऑल्सो ही हैज कंप्लाइड, बिकॉज यस शिवम, ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा शिवम ने। यस शिवम, उस केस में वो चीज कंप्लायंस में लेके जा सकते हैं, बट दैट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरप्रिटेशन। उसके ऊपर कोई केस लॉ मुझे नहीं मिला है कि जिसके अंदर हम एक्सक्लूजन ऑफ 10 वाली बात जो मैंने आपको बताई उसको यूज करके हम कोई केस जीते हो, मुझे नहीं मिला उसके ऊपर कोई केस लॉ। बट yes it is possible शिवम, that kind of interpretation is possible। ऋषभ 165 में डिफॉल्ट हुआ, हाँ ये अभी पॉइंट रहता है। एक सेकंड ऋषभ, मैं अभी बता रहा हूं, इसको पहले कवर कर लेते हैं। मेरे को आज स्पेशल कॉम्प्लीमेंट देना है शिवम और ऋषभ की क्वेरीज को। ऋषभ वाला पॉइंट मैं उठाने वाला था बट मैं पहले उठा लेता हूं, उसका क्वेरी आ गया है। देखो मैंने जब आपको 164 कराया, मैं ले ही चलता हूं ऊपर आपको। बहुत अच्छा ऋषभ, एक सेकंड रुको, सबके लिए ये क्वेरी। मैंने जब आपको 164 कराया, मैंने यहां पे क्या लिखा? ही हैज नॉट, आपको विजिबल है ना? ही हैज नॉट कंप्लाइड विथ प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 165। 165(1) में मैंने बात करी है सिर्फ और सिर्फ 20 और 10 की लिमिट्स, और मैंने 165(2) में आके बोला कि कोई भी कंपनी के मेंबर्स बोल सकते हैं कि हमारे डायरेक्टर किसी लेसर नंबर ऑफ कंपनीज में डायरेक्टर रहेंगे। अब वो अगर किसी कंपनी ने बोला और उसका नॉन कंप्लायंस हुआ तो क्या डिस्क्वालिफिकेशन लगेगा? आंसर इज नो, क्योंकि इन्होंने यहां पे बोला है नॉट कंप्लाइड विथ सबसेक्शन 1 ऑफ 165। उन्होंने ये नहीं बोला है कि नॉट कंप्लाइड विथ 165। ऋषभ का ये क्वेरी था जो कि मैं उठाने वाला था बट मैंने अभी पिक किया है, तो एक बार कंफर्म करें सबको क्लियर है क्या, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली सबसेक्शन 1 बोला। मजा आ गया ये क्वेरी के साथ में, आपका ध्यान है, मतलब सबका ध्यान है आज क्लास में, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना, ये एमसीक्यू का टेस्टिंग पॉइंट है, एमसीक्यू के पॉइंट सही है। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। विमेन डायरेक्टर, सर विमेन डायरेक्टर में बेसिकली अपने 2 सवाल आएंगे। 2 सवाल क्या, कि किसको वुमेन डायरेक्टर लगाना है और कितने लगाने हैं। तो वुमेन डायरेक्टर किसको लगाना है सबसे पहले समझ लो, उसके लिए आता है रूल नंबर 3, एवरी लिस्टेड कंपनी। अच्छा सर हमेशा ना ये एनालिसिस मत करना कि अब लिस्टेड कंपनी में वो एक्सक्लूजन्स पड़ी थी सेक्शन 2 क्लॉज 52 वाली, वो जरूरत नहीं है, वो जनरली आईसीएफ से टेस्ट नहीं करेगा। बस इसको एग्जैक्ट लर्न करना है, एवरी लिस्टेड कंपनी। तो हर एक लिस्टेड कंपनी विमेन डायरेक्टर लगाएगी, एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, मिनिमम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मोर देन इक्वल टू है, और मतलब या तो पेड अप शेयर कैपिटल इतना है या तो टर्नओवर मिनिमम 300 करोड़ है, इन दोनों में से कुछ भी कंप्लायंस हो जाता है तो उसको वुमेन डायरेक्टर लगाना पड़ेगा। और ये फिगर्स
अविनाश शिवम की बहुत स्पेसिफिक क्वेरी है, दैट इज एक्चुअली नॉट नीडेड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और कोई अविनाश, उसको मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा, डोंट वरी, मैं उसका एग्जांपल लेके डालूंगा, अभी समझ में नहीं आएगा और कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से ये वाले जो फिगर्स आपको देखने हैं, पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर, ये देखने हैं आपको लास्ट डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको देखनी है। क्लियर? अब ये तो समझ आ गया कि वुमेन डायरेक्टर किसको लगाना है। कितने वुमेन डायरेक्टर? एक, मिनिमम वन वुमेन डायरेक्टर, एटलीस्ट वन। ठीक है, तो जेंडर न्यूट्रलिटी के लिए ये प्रोविजन लाया गया था। एंड इसमें आपको एक चीज का और ध्यान देना है कि फर्स्ट प्रोविजो आता है और रूल 3 में आके ये कहता है कि सपोज अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट एंड इज कवर्ड अंडर दिस रूल। मतलब अगर एक कंपनी, हनी मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, मिस नहीं होएगा। वो क्वेरी बहुत अलग स्पेसिफिक क्वेरी, अभी कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए कह रहा हूं, नहीं तो मैं कोई क्वेरी नहीं छुड़वा रहा, मैं सब यहां पे आंसर कर रहा हूं प्लीज। अच्छा समझो, अगर एक कंपनी नई इंकॉर्पोरेट हुई और इस रूल में गिर गई, फॉर एग्जांपल इनकॉर्पोरेट होती वो लिस्टिंग में चली गई है, इट्स अ न्यूली लिस्टेड कंपनी, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, तो क्या उसको आज जिस दिन इनकॉर्पोरेट हो रही है उसी दिन से वुमेन डायरेक्टर लगाना है या थोड़ा टाइम देंगे उसको? सर टाइम दे दो ना, 6 महीना दे दो, 6 मंथ्स का टाइम दे दो, उसके बाद जो है वो वुमेन डायरेक्टर लगवाना पड़ेगा। क्लियर? सो दिस कंपनी हैज टू कंप्लाई विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, तो उसको वुमेन डायरेक्टर विद इन 6 मंथ्स लगाना पड़ेगा। ओके, नाउ अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजो कमिंग इन, जिसके ऊपर बहुत क्वेरीज आती है, तो अभी समझा तो ठीक, घर पे नहीं होएगा, तो ध्यान पूरा यहां पे। सेकेंड प्रोविजो, टाइम लिमिट टू फिल एनी वैकेंसी। सबसे पहले अगर मेरे पास 2 वुमेन डायरेक्टर है और एक की वैकेंसी हो जाती है तो मैं दूसरा से काम चला सकता हूं, तो मुझे इस केस में ये वैकेंसी फिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर आपके पास अगर एक ही वुमेन डायरेक्टर है और उसकी पोजीशन वेकेंट हो जाती है, तो उस केस में आपको ये वाला कंप्लायंस करना पड़ेगा और आपको वुमेन डायरेक्टर की पोजीशन फिल करनी पड़ेगी इन द गिवन टाइम फ्रेम, राइट? सो इफ यू हैव मोर देन वन वुमेन डायरेक्टर, कंपनी में चूज नॉट टू फिल इट। आपके पास 2 वुमेन डायरेक्टर है, लॉ कहता है एक ही चाहिए, तो आप बोल दो नहीं फिल करना, कोई इशू नहीं है। लेकिन सर एक ही है ना, तो फिर अब आपको टाइम लिमिट का ध्यान रखना है। तो पढ़ो, एनी इंटरमिटेंट वेकेंसी ऑफ अ वुमेन डायरेक्टर शैल बी फिल्ड अप बाय द बोर्ड। तो पहला क्वेरी आ सकता है कि सर फिल कौन करेगा? तो वो बोर्ड फिल करेगा। कब तक? एट अर्लीएस्ट बट नॉट लेटर देन। मतलब उन्होंने बोला कि आप जल्द से जल्द फिल करो, लेकिन सर आपको पता है हम तो इंडियंस हैं, हम तो अर्लीस्ट को अलग अलग इंटरप्रेट करेंगे और बोल देंगे हाँ हाँ हम कर रहे हैं, तो इसीलिए टाइम लिमिट लगानी जरूरी है। तो अर्लीस्ट के बाद उन्होंने बोला, ड्यू डेट बताने की कोशिश करिए कि बट नॉट लेटर देन क्या? इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वेकेंसी विच एवर इज लेटर। तो सिंपल, अगर यहां पे वेकेंसी होती है तो आपको ये फिल कब तक करनी है? 3 months, लेट्स से ये 3 months हुए, 1 month, 2 month और 3 months, और विच एवर नेक्स्ट इमीडिएट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। सो अगर मेरी यहां पे एक बोर्ड मीटिंग हो जाती है, तो इस केस में मेरी ड्यू डेट क्या बनेगी? ये वाली, क्योंकि ये लेटर है। लेकिन अगर मेरी अगली मीटिंग यहां होती है, तो मेरी ड्यू डेट क्या बनेगी? ये वाली, बिकॉज वी हैव टू सी लेटर। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं ध्यान से, एनी इंटरमिटेंट वेकेंसी ऑफ अ वुमेन डायरेक्टर नीड्स टू बी फिल्ड एट अर्लीएस्ट, अब जल्द से जल्द फिल करो, बट हम ड्यू डेट दे रहे हैं, नॉट लेटर देन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम वेकेंसी विच एवर इज लेटर, राइट? सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस वर्ड ऑल्सो, इमीडिएट। अगर इस केस में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, अगर इस केस में यहां पे एक बोर्ड मीटिंग हुई है और सपोज यहां पे भी एक बोर्ड मीटिंग हुई है, तो मेरी वैकेंसी की ड्यू डेट क्या रहेगी? ये वाली। क्यों? क्योंकि ये वाली नहीं ले सकता मैं, क्योंकि ये इमीडिएट नहीं है ना, ये इमीडिएट नहीं है, ये वाली मेरी इमीडिएट है। तो मैं कंपेयर किसको करूंगा?
सर मैं कंपेयर करूंगा इस वाली को और इस वाली को, और इन दोनों में से मैं लूंगा लेटर। क्या ये बात आप सबको क्लियर हुई है? वेकेंसी वाली बात पे प्लीज मुझे ओके चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, बस ये एक बार मुझे क्लैरिफाई कर दो। मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूं। क्लियर क्लियर क्लियर, सबका क्लियर है? ओके। एक रेसिडेंट डायरेक्टर भी समझते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जब इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर एक कंपनी ने जन्म लिया हो, उसका कोई रेसिडेंट डायरेक्टर ही ना हो, सारे फिरंगी हो, नहीं। तो कंपनीज एक्ट कहता है आपको मिनिमम एक रेसिडेंट डायरेक्टर चाहिए ही चाहिए, और रेसिडेंट का मतलब क्या है वो भी बताया जाएगा, तो समझो। विच कंपनी हैव टू कंप्लाई विद दिस? एवरी कंपनी। एवरी कंपनी मतलब ये कंपनी जो 2 clause 20 के अंदर है। तो एवरी कंपनी विच हैज टेकन बर्थ इन आवर कंपनीज एक्ट shall have at least one director एज रेसिडेंट। और रेसिडेंट का मतलब क्या, यहां पे लिखो, आप ऊपर लिख सकते हो मीनिंग ऑफ रेसिडेंट। हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 days ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप मिनिमम 182 डेज रहने वाला एक ना एक डायरेक्टर रख लेना। आप सर दिमाग में एक क्वेरी आएगी, फरिया आपका कुछ अदर थिंग्स मुझे समझ में नहीं आ रहा। फरिया आप क्या लिख रहे हो? अच्छा, तो इसने एक क्वेरी आ सकती है कि सर सपोज एक कंपनी ना बीच में इनकॉर्पोरेट हुई है, लेट्स से 1 अक्टूबर को, तो उसको फाइनेंशियल ईयर जब देखा जाएगा, उसका जो फाइनेंशियल ईयर होएगा उसमें भी क्या उस इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर को 182 डेज रहना चाहिए इंडिया में, या उसका हाफ कर दे? फिर उसका हाफ कर दो ना। सपोज नई नई इनकॉर्पोरेट हुई है तो पूरे साल तो एग्जिस्टेंस में नहीं थी, तो ये 182 को भी आप उतना प्रोराटा मार दो, कोई इशू नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी फोकस्ड कि ये जो 182 डेज का टाइम पीरियड ले रहे हो ना, ये जो 182 डेज का टाइम पीरियड है, ये उसी फाइनेंशियल ईयर में देखना है, ये प्रीसीडिंग में नहीं देखना है। ड्यूरिंग द लिखा है, द ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग नहीं लिखा है। क्लियर? सो पढ़ो, इन केस ऑफ अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी द रिक्वायरमेंट अंडर दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई प्रोपोर्शनेटली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब प्रोराटा मारना है। तो अगर कंपनी आधे आधे साल के लिए एग्जिस्टेंस में है तो 182 इंटू 1/2 कर देना। क्लियर? ओके, क्लियर क्लियर। फरिया आपका कुछ कीबोर्ड में शायद इशू है। यस यस मनन, ये रहा, मैंने हेडिंग में भी डाल रखा है। ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? मैं एक बार क्वेश्चंस पे जा रहा हूं अब। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। अब एक जरा एक दो चीजें मेरे को दिखानी है आपको क्वेश्चन फॉर्म में, आ जाओ। ये ना इन्होंने लंबी सी कहानी दे रखी है जिसमें से मेजर पार्ट मुझे आपको यहां पे कराना है। अनुसुआ इज अ पॉलिटिकल पर्सन एंड होल्ड्स द पोजीशन ऑफ चेयरपर्सन इन नगर निगम। पॉलिटिकल लिंक्स है उसके, ये जो भी लेडी है। Recently, she was involved in taking bribe in connection with passing of pending bills of a contractor and was caught red-handed by ACB, Anti-Corruption Bureau. सनसनी खबर, ये पॉलिटिकल पर्सन है, ये कनेक्शन ऑफ ब्राइब में फंस गई है और इसके ऊपर केस चल रहा है। चार्जशीट फाइल हो चुकी है इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट एंड मैटर वॉज सब जुडिस। सब जुडिस मतलब मैटर इज इन कोर्ट, कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है। अब ये आगे की कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी करने के लिए, मैं आपसे मेन सवाल पूछ रहा हूं, सीधा मेन सवाल। वेदर दैट पर्सन अनुसुआ कैन बी इंडक्टेड इन द बोर्ड ऑफ द कंपनी बीइंग अ पॉलिटिकल पर्सन एंड दैट टू चार्ज्ड बाय एसीबी। मैंने क्या पूछा आपसे कि क्या ये लेडी एक कंपनी के बोर्ड में आ सकती है गिवन द फैक्ट दैट शी इज अ पॉलिटिकल पर्सन और एसीबी का केस चल रहा है और चार्जशीट फाइल हो चुकी है, हाँ या ना? कैन शी बी अ डायरेक्टर और नॉट? आंसर। बताओ भाई। यस यस आंसर आ रही है, मेजरली यस आंसर आ रही है। यस एब्सोल्युटली रेनू, वेरी वेरी गुड।
देखो 164 1D में भी हमने एक चीज पढ़ी थी, वहां पे वर्ड क्या पढ़ा था? कन्विक्टेड। और ई में भी हमने क्या पढ़ा था कि कोई ऑर्डर आना जरूरी है कोर्ट या ट्रिब्यूनल का। भाई करंट केस में ना ही कन्विक्शन हुआ और ना ही कोई ऑर्डर आया, अभी तो मैटर सब जुडिस है, तो कुछ हुआ ही नहीं ना। तो कुछ हुआ ही नहीं तो इससे डरते क्यों हो? पॉलिटिकल पर्सन से क्या फर्क पड़ता है, एसीबी से क्या फर्क पड़ता है? यस शी कैन वेरी वेल बी अपॉइंटेड फॉर एज अ डायरेक्टर, शी इज क्वालिफाइड। मेघा, शी इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। श्वेता, शी इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। चार्ज होने से फर्क नहीं पड़ता है। कन्विक्शन मैंने बताया था कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है, चार्ज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। चार्ज शीट इज नॉट कन्विक्शन। ठीक है, मेघा का आ गया, ओके ओके। श्वेता का भी क्लियर आई थिंक। आगे बढ़ाऊ। यस सर। द कंपनीज एक्ट 2013 हैव प्रोविजंस टू हैव एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर इन द बोर्ड बाय एवरी लिस्टेड कंपनी। ओके। इफ एन ऑफिस ऑफ अ वुमेन डायरेक्टर इज कलर्ड एज इंडिपेंडेंट। सर कलर्ड मतलब, अरे कलर्ड मतलब वुमेन डायरेक्टर का सपोज इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, तो क्या उस केस में वो दोनों पोजीशन होल्ड कर सकता है? आंसर इज यस। राइट, तो वो पूछ रहे हैं वेदर द ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर शैल बी ट्रीटेड एज वेकेंट। नो, अ वुमेन डायरेक्टर कैन बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज वेल। क्या लॉ ने आपको ये बोला कि जो वुमेन डायरेक्टर है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता? अरे अगर क्राइटेरिया पूरा कर रहा है तो दोनों की पोजीशन होल्ड कर सकती है वो लेडी जो वुमेन डायरेक्टर है, कोई इशू नहीं उसके अंदर। राइट, सो ये दो क्वेरीज आती है जनरली, इसलिए मैंने क्लास में कराई। अच्छा, अब मैं यहां पे आपको टाइम लिमिट वाला क्वेश्चन कर रहा हूं। अविनाश, यस, ओके गुड। Examine the validity of the following appointment with reference to the provisions of the Companies Act 2013. क्या है पढ़ो। The Board of Directors of MLP Limited appointed Miss Neha as a woman director in the board meeting held on 10th September 2014. The said appointment was made to fill the vacancy of the woman director which had occurred as a result of resignation of Miss Sheila. She is the original woman director and she resigned. She resigned on 30th June 2014. Akhila, yes, possible. Will your answer differ if the board meeting was held on 8th November? Now please understand what has happened. Please understand what has happened. Resignation was done on 30th June. Okay? 3 months. July, August, September. July, August, September. This is my 3 months. And the board meeting happened. The board meeting happened on 10th September 2014. Now you have to answer whether this board meeting in which the vacancy was filled, is this a correct time limit? Is it a compliance of the time limit to fill the vacancy of women director? Answer is absolutely yes. 10 September, so yes, valid. अविनाश का आगे आंसर करेक्ट, इट इज एब्सोल्युटली वैलिड। व्हाई? बिकॉज मैं अगर इन दोनों में से लेटर डेट लू, अब आपके अगर किसी के भी दिमाग में ये आ रहा है कि सर ये वाली बोर्ड मीटिंग इमीडिएट है या नहीं है, वो इररेलेवेंट है क्वेरी। क्यों? अगर इमीडिएट हो या ना हो, मेरे को दिख रहा है कि ये 3 मंथ्स वाला टाइम पीरियड लेटर है, तो मेरी ड्यू डेट क्या है? 29 सितंबर। राइट, so in this case the vacancy is filled on 10 September, hence it is valid. Yes, सबका yes आ गया, very very good. Now they are asking you one more question. Will your answer differ if the board meeting was held on 8th November 2014? I am rubbing this. They are asking if this was filled on 10th November, what would be your answer? Tell me quickly. Is it a valid compliance of law? Amruta says invalid.
लेट्स सी इसके अंदर कौन आंसर करता है। बेस्ट आंसर का मैं नाम लूंगा। नो, यस, वैलिड, नो, ऑल्सो वैलिड एज 8 नवंबर एज इट इज आफ्टर 3 months। निकिता नो। मैं वेट कर रहा हूं एक आंसर का, अगर वो मुझे मिला तो मैं उसी का नाम लूंगा। मेगा, वेरी गुड। अभी मुझे बाकी नहीं, मुझे अभी भी वो आंसर नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए। पवन, एक्सीलेंट। पवन एंड मेघा, स्पेशली नाम ले रहा हूं, बहुत बढ़िया आंसर दिया है। ओके ओके ओके, ठीक है, रुक जाओ, ध्यान से समझो। मैं बोलूंगा कि ये वाला जो वैकेंसी फिल किया, द वैकेंसी फिल्ड ऑन 10th नवंबर इज वैलिड ओनली इफ, कंडीशन, ओनली इफ इट इज द इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। यस, अब थोड़े थोड़े और आंसर्स आए। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये अगर इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है तो ही वैलिड रहेगा। अगर बीच में कोई बोर्ड मीटिंग रखवा ली यहां या यहां, तो फिर ये हमारा ड्यू डेट के पार चला जाएगा। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड इमीडिएट यूज्ड इन लॉ। इमीडिएट, तो इफ दिस वन इज इमीडिएट देन इट इज वैलिड, अदरवाइज मेरी ये ड्यू डेट होती। क्या ये बात क्लियर है आप सबको? ओके ओके ओके। So apart from this, there is one issue with respect to date. In this case, I took my 3 months ending on 29th September. ICI takes it as 30th September. This involves some calculation change. As per law, 29 September आना चाहिए। ICI कन्वीनियंस के लिए 30 September लेता है। दोनों का इम्पैक्ट आंसर के ऊपर नहीं आएगा। उसके ऊपर मैंने एक ऑथर्स नोट दे दिया है, रीड करना हो तो कर लेना, वरना जरूरत भी नहीं है, आंसर चेंज नहीं करेगा। यस निकिता, करेक्ट करेक्ट, निकिता का भी सही था। यस, निकिता का भी नाम लिया मैंने। स्नेहल, बोर्ड मीटिंग होल्ड हुई ना, तभी तो हमने वो वैकेंसी फिल करी। उनको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है कि बोर्ड मीटिंग रखी, वैकेंसी फिल करी तो मतलब बोर्ड मीटिंग में ही होगी ना, वो ऐसे घर पे बैठ के डायरेक्टर्स नहीं फिल करेंगे। राइट, सबका आ गया है। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बस इसके ऊपर 2-3 सवाल सेम टू सेम मैंने दे रखे हैं, उसको रीड कर सकते हो आप। अच्छा, अब सर मुझे कराना है आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, यहां तक ठीक लग रहा है कंसेप्ट्स? यस शिवम, यस, आपका क्वेरी आंसर हो चुका है। यहां तक ठीक लग रहा है? बहुत भारी तो नहीं लग रहा ना? कंसेप्ट्स फ्लो हो रहे आगे या नहीं बताओ, तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्टार्ट करूं। यस यस, सबका यस आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब सर स्टार्ट करना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी। वी आर फर्स्ट टॉकिंग अबाउट निकिता। ओके, यस दिवेश। और स्नेहल, उसके लिए हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तभी मैंने अजम्पशन डाला कि वेदर इट इज एन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, राइट? यस ऋषभ, यस ऋषभ, वी हैव टू गिव द कंडीशन। इमीडिएट के ऊपर एनालिसिस करना पड़ेगा दोस्त। ओके ठीक है, आगे बढ़ रहे। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एनालिसिस करना है। 149(4) आके बताएगा कि किन कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगाना है। उसके लिए 2 प्रोविजन है, पढ़ो। विच कंपनीज, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, एग्जैक्ट लर्न करना है। यहां पे लिस्टेड कंपनी मत लिख के आना, लिस्टेड पब्लिक कंपनी एग्जैक्ट लर्न करना है। एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट। और बिकॉज उन्होंने वर्ड यूज किया है एटलीस्ट, तो मैं फ्रैक्शन को राउंड ऑफ करूंगा अपर, मतलब 1.3 आया तो मुझे 2 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इसको 1 कर दिया तो एटलीस्ट वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज, एवरी प्रिस्क्राइब्ड कंपनी, दैट इज एवरी पब्लिक कंपनी। प्रिस्क्राइब मतलब क्या बताया था? रूल। तो रूल नंबर 4 सब रूल 1 ने आके बोला कि हर एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर मिनिमम 100 करोड़ है, या फिर पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 10 करोड़ है, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर, डिपॉजिट्स
इन एग्रीगेट मोर देन 50 करोड़ है। इसके अंदर आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल में ये चीज 100 और 10 को भी इंक्लूड कर रहा है। हनी एक बार इसको रीड करके प्लीज बैकअप में से देख के मेरे से क्वेरी पूछ लेना, दोबारा समझाना मुश्किल हो जाएगा, ये टाइम पीरियड में टाइम लगा है हमें। टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल में 100 और 10 इंक्लूडेड है, इस वाले में इंक्लूडेड नहीं है। तो सबसे पहला तो ये ध्यान देना है। और दूसरा, यहां पे आपको तीनों लेने हैं, लोन, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, प्यार से लर्न करेंगे एलडीडी, एलडीडी का टोटल। अगर इन तीनों में से कुछ भी हिट कर गया और कुछ भी हिट कर गया तो कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगाने हैं? मिनिमम 2। दो फिगर्स आपके सामने है, दो अंडे आपको याद रहेंगे पेपर में, मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, राइट। और ये आपको फिगर्स कब देखनी है? ये सारी लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो जनरल पॉइंट है, ये सब जगह मिलेगा। अब इन सब रूल 1 में से आपको 3 प्रकार की कंपनीज को एक्सक्लूड कर देना है। मतलब अगर जो मैं आपको 3 नाम बताने वाला हूं वो ये कंप्लायंस में आ भी जाती है, स्टिल उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं लगाना। कौन कौन? जेवी, होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी और एक डॉर्मेंट कंपनी। लर्न करो मेरे साथ, जेवी, होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी और डॉर्मेंट कंपनी। डॉर्मेंट कंपनी 455 में आने वाला है, तो उसको मैं वहां पे बताऊंगा, अभी इसके अंदर नहीं जा रही डिटेल्स में, राइट। तो ये 3 कंपनीज का हो सकता है टर्नओवर मिनिमम 100 या मोर देन 100 हो, या शेयर कैपिटल का कुछ हो जाए, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट हम इन 3 कंपनीज को बोलेंगे आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मत लगाओ। अब 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी अंडरस्टूड। मैं आपको एक ऑडिट कमिटी कराने वाला हूं सेक्शन नंबर 177 में, चैप्टर नंबर 2। वहां पे बोला गया है कि मेजॉरिटी डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट रहेंगे। मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे तो उस केस में हो सकता है मेरा ऑडिट कमिटी की वजह से मुझे लेट से 7 नंबर, एग्जांपल ले रहा हूं, 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, और इस केस में लेट से ये वाला कंडीशन आ रहा है या ये वाला कंडीशन आ रहा है, उसकी वजह से मुझे 4 चाहिए। तो मैं 4 का कंप्लायंस करूं या 7 का? 7 का। So if you require any higher number of independent directors due to audit committee requirement, then you have to apply the higher number. You cannot say that 149(4) will apply. Next, इसकी वैकेंसी कैसे फिल करनी है? सेम एज वुमन डायरेक्टर, सेम जो हमने पढ़ा ऊपर, अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन, लेटर ऑफ 3 months और इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। क्लियर? तो ये तो एग्जैक्टली सेम है। अब बात आती है इस पे, वंस एप्लीकेबल विल अप्लाई फॉर 3 years। ये क्या कह रहा है समझो। सपोज 31 मार्च 21 को कि जो मेरी बैलेंस शीट और जो मेरा पीएनएल आएगा उसमें लेट से मेरा टर्नओवर हो जाता है मोर देन इक्वल टू 100 करोड़, या फिर पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 10 करोड़, या फिर आउटस्टैंडिंग एलडीडी मोर देन 50 करोड़। सपोज अगले साल मेरा ये वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं होता, तो मैं 21-22 के लिए क्या ये बोल सकता हूं कि मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं लगाऊंगा? हाँ बोल सकते हो, लेकिन मैं आपको लॉ बता रहा हूं कि लॉ ने क्या बोला। कि लॉ ने बोला है अगर ये आपका जो नॉन कंप्लायंस है ना क्राइटेरिया का, ये 3 लगातार साल होता है तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से बाहर हो जाओगे। देन यू वोंट हैव टू कंप्लाई विद द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रोविजंस, अदरवाइज यू विल हैव टू कंप्लाई। सो if you do not fall in any of the compliances, ensure that for 3 continuous years none of the compliances apply, none of the limits apply, then from 4th year you can be excluded from the independent director। इसलिए उसको मैंने प्यार से नाम क्या दिया? once applicable will apply for 3 years minimum। okay, and next, higher number of id required due to any law, okay, then comply with it। Suppose you are a listed company and SEBI regulations are applying to you, due to which you require a higher number of independent directors, absolutely okay, then comply with the higher number। Don't say that 149(4) says any lower number। ठीक है, यहां तक एक बार मुझे कंफर्म करो। अच्छा एक और चीज, सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट नहीं लगता, प्रोवाइडेड 92(137) कंप्लाइड है। सारा का सारा पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं लगता, ना ही हम डेटा बैंक पढ़ेंगे, वो सब कुछ, नथिंग अप्लाइज on a section 8 company। is this clear or not? एक बार ओके कर दो यहां तक। ओके ओके, आगे 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 बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है।
थर्ड पॉइंट हर्ष, सिंपल है। मेरा एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगा, अगले साल 31 मार्च की जब मैं फिगर्स चेक कर रहा था अपने कंप्लायंसेस की, तब मेरा कोई भी कंप्लायंस नहीं लग रहा था। मेरी टर्नओवर भी लिमिट से कम है, मेरी शेयर कैपिटल भी लिमिट से कम है, मेरा एलडीडी भी लिमिट से कम है। तो क्या मैं उसके अगले साल हटा दूं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? नो। आपको 3 लगातार साल ऐसे निकलने चाहिए जिसमें कंप्लायंसेस वो लिमिट नहीं लग रही। अगर 3 लगातार साल आपकी लिमिट नहीं लग रही तो चौथे साल से हटा देना। सिर्फ 1 साल नहीं लगी इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हटा दो। ठीक है सर, सबका क्लियर आ गया मेरे पास? ओके ओके ओके, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ट्रांजिशनल प्रोविजन नॉट टू बी डन, छोड़ सकते हो रीड करके। एलिजिबिलिटी मैं भी आपको कराऊंगा 149(6), सेपरेट शीट आपके इसमें आई होगी, ऐसे टेढ़ा प्रिंट करके मैं अभी कराऊंगा। चलो पहले वही कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया कर लेते हैं। अब ये ना इसमें से एमसीक्यूज बहुत बन सकते हैं, तो पूरा ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए, पूरा ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू करवाया, इसको आपके सामने है, ठीक है। और एज यूजुअल हमारे मिस्टर शर्मा यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने वाले हैं, ठीक है। तो हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू एनालिसिस करेंगे कि ये मिस्टर शर्मा इंडिपेंडेंट कब बनेगा। सो मिस्टर शर्मा को हमने एग्जाम्पल में लिया, एंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसेक्शन 6 जो आंसर करेगा, हु कैन बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर विच वी आर गोइंग टू स्टडी क्लॉजेस A to F। स्टार्ट। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स अ डायरेक्टर। सर ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले तो वो एक डायरेक्टर है, उसको डायरेक्टर की तरह अपॉइंट करना पड़ेगा, लेकिन अब उसके आगे इंडिपेंडेंट वर्ड यूज करना है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे क्लॉजेस नंबर A to F। पढ़ो। ही इज अ डायरेक्टर अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड अ नॉमिनी डायरेक्टर। क्योंकि ये तीनों तो कंपनी में अपने इंटरेस्ट वेस्टेड है, इन तीनों के कंपनी में इंटरेस्ट है, इन तीनों के कंपनी में इंटरेस्ट है, तो ये तो असली में इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते ना, इनका तो इंटरेस्ट है कंपनी में। यस नेहल, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो ये तीनों को तो आप भारी करो, स्ट्राइक आउट कर दो, क्योंकि ये तीनों तो बिल्कुल कंपनी में इंटरेस्टेड है। अब क्लॉजेस पढ़ो। ए, हु इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड इज अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी एंड पोजेसेस रेलिवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, मतलब IEE, इंटेग्रिटी, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस है। और ये किसके ओपिनियन में है उसके पास एक्सपर्टीज, और ये इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड। बट अगर ये एक सरकारी कंपनी है तो उस केस में आपको ओपिनियन ऑफ बोर्ड नहीं देखना, आपको ओपिनियन ऑफ बोर्ड नहीं देखना, आपको ओपिनियन देखना है मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, विच एवर इज एडमिनिस्ट्रेटिवली, मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देख रहा है, इंचार्ज ऑफ द कंपनी। तो बोर्ड के ओपिनियन की जगह हम उस डिपार्टमेंट का ओपिनियन देख लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है, क्योंकि वो एक सरकारी कंपनी है, राइट। बी, हु इज और वॉज नॉट अ प्रोमोटर ऑफ कैश। सर ये कैश क्या है, कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी और होल्डिंग। मैंने सेकंड पेज पे नीचे भी दिया हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहां पे भी दिया हुआ है और यहां पे भी डिफाइन कर दिया एक बार, राइट। अब ये क्या कह रहा है कि तू उस कैश का, मतलब कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग का प्रमोटर नहीं है, ना ही था। अब एक बात बताऊं, इनको ना ये लिखने की जरूरत नहीं थी, वॉज नॉट लिखने की जरूरत नहीं थी, इज नॉट से भी काम चल जाता। सर क्यों? अगर यार एक कंपनी का अगर कोई प्रमोटर है तो लाइफ टाइम वो प्रमोटर तो वही रहेगा ना, मतलब जिसने प्रमोट करी कंपनी वो तो लाइफ टाइम प्रमोटर ही रहेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि मैंने स्टार्ट में प्रमोटर हूं फिर मैं बाद में प्रमोटर नहीं हूं, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैंने कंपनी प्रमोट करी तो भैया मैं कंपनी का प्रमोटर हूं, राइट। तो उन्होंने बस एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा और स्ट्रिक्टर बनाने के लिए कि तू कंपनी का प्रमोटर नहीं है, ना ही तू कभी था। आगे, हु इज नॉट रिलेटेड टू द प्रोमोटर और डायरेक्टर इन कैश। रिलेटेड मतलब 277 रिलेटिव। तो आप देख रहे हो एमसीक्यू कैसे इधर मिक्सिंग हो सकती है, एमसीक्यू की मिक्सिंग देख रहे हो कैसे हो सकती है। 277 को यहां पे लिंक किया जा सकता है, तो आप प्रमोटर नहीं, आप रिलेटिव भी नहीं, ठीक है। सी क्लॉज, हु हैज और हैड नो पेक्यूनरी रिलेशनशिप अदर देन। सिर्फ पेक्यूनरी रिलेशनशिप मतलब कल अगर आपने होमवर्क किया है तो आपको ये चीज पता होगी, पर मैं बता देता हूं, इट इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ मनी, राइट। तो आपका पैसों का व्यवहार, योर रिलेशनशिप, योर ट्रांजैक्शन शुड नॉट बी देयर इन टर्म्स ऑफ मनी विथ सर्टन कंपनीज, और उसके कुछ एक्सक्लूजन्स। तो पढ़ो, हु हैज और हैड नो पेक्यूनरी रिलेशनशिप
अदर देन मतलब अलाउड है, अदर देन मैं जो बोलूंगा मतलब वो अलाउड है। क्या? रेम्यूनरेशन एज सच डायरेक्टर। सर रेम्यूनरेशन एज सच डायरेक्टर मतलब, अरे भाई मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहा हूं, आप मुझे रेम्यूनरेशन नहीं दोगे क्या? तो वहां पे भी तो पेक्यूनरी रिलेशनशिप आ गई, तो लॉ ने बोला ठीक है ना, वो अलाउ कर देंगे, अदर देन में डाल देंगे। नेक्स्ट, और हैविंग एनी ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम। तो वो कह रहा है सर मेरी टोटल इनकम के 10% तक मात्र मैंने ट्रांजैक्शन करी है, क्यों निकाल रहे हो मेरे को? मैंने कहा ठीक है भाई नहीं निकालते, 10% के ऊपर नहीं जानी चाहिए। 10% किसका देखना है? उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टोटल इनकम, उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टोटल इनकम। सर कंपनी का नहीं देखना, अरे भाई हिज वर्ड यूज किया है, इट्स वर्ड यूज नहीं किया है, इसलिए उसका देखना है। और थर्ड, एनी सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, या कुछ नहीं है इसको छोड़ दो। तो दो एक्सक्लूजन है। अच्छा सर ये ट्रांजैक्शन किसके साथ देखनी है? वेरी गुड स्नेहल मेघा, सर आपने पढ़ा है घर पे, गुड। अब ये ट्रांजैक्शन किसके साथ देखनी है? कैश के साथ, या फिर कैश के प्रोमोटर्स, या फिर कैश के डायरेक्टर्स। ठीक है, कैश के प्रोमोटर्स या कैश के डायरेक्टर्स ड्यूरिंग 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो ये आपको पीरियड कब देखना है, ये ट्रांजैक्शन कब हुई है? 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग। इमीडिएटली मतलब किसके प्रीसीडिंग? जिस ईयर में अपॉइंटमेंट हो रही है मिस्टर शर्मा की, तो मिस्टर शर्मा की जिस टाइम अपॉइंटमेंट हो रही है उसके प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर या ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। एम आई क्लियर? अब ये वाला क्लॉज गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है ऑब्वियसली, प्रोवाइडेड 92(137) इज कंप्लाइड। क्लियर? अब इसके ऊपर ना एक एमसीए का क्लैरिफिकेशन आया आपके सामने, एमसीए का क्लैरिफिकेशन। उसने क्या बोला? इफ यू आर एंटरिंग इनटू एनी ट्रांजैक्शन विच इज बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और कंपनी ने किया, बट इट इज एट पार विद एनी मेंबर ऑफ जनरल पब्लिक। मतलब इन शॉर्ट वो कह रहे हैं कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया और वो आर्म्स लेंथ बेसिस पे था, मतलब जैसा कोई नॉर्मल मेंबर ऑफ पब्लिक करता तो वैसा ही ट्रांजैक्शन किया, तो क्या उस केस में भी पेक्यूनरी रिलेशनशिप लगेगा क्या? नहीं, एक्सक्लूड कर दो। देन इट इज नॉट अ पेक्यूनरी रिलेशनशिप। व्हाई? बिकॉज इसका लिंक 188 में आने वाला है। 188 भी आके यही कहता है कि अगर आप आर्म्स लेंथ बेसिस पे डील कर रहे हो तो आरपीटी का सेक्शन आप पे नहीं लगेगा। इसीलिए अगर यहां पे भी हम बात करें तो आरपीटी पे मतलब आर्म्स लेंथ पे डील कर रहे हो तो आपके ऊपर पेक्यूनरी रिलेशनशिप का धब्बा नहीं लगेगा, मिस्टर शर्मा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। बस इसमें एक चीज क्या ध्यान रखनी है, इन्होंने बोला है द कंपनी, तो इसका एक इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है कि इसका सब्सिडियरी और वो प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स यहां पे इन्होंने इंक्लूड नहीं करे, मेन कंपनी को इंक्लूड किया है सिर्फ, जो कि जिस कंपनी का वो डायरेक्टर बनने वाला है, आईडी बनने वाला है मिस्टर शर्मा। राइट? क्लियर है यहां तक? आगे, पेक्यूनरी रिलेशनशिप डज नॉट इंक्लूड, ये तीन बातें जो बोली है ना, ये रेम्यूनरेशन का ही भाग है उसके, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ये रिपीट किया है, क्यों? क्योंकि उन्होंने यहां पे भी बोल दिया है, ये देखो, ये उन्होंने यहां पे भी बोल दिया रेम्यूनरेशन को एक्सक्लूड करना है, क्योंकि सर रेम्यूनरेशन तो लेगा ना, वो रेम्यूनरेशन तो लेगा ना, अगर वो एक्सक्लूड नहीं करेंगे तो वो पेक्यूनरी रिलेशनशिप बन जाती, और वो कहता कि मतलब मैं पैसे लूं तो मैं डिस्क्वालीफाइड, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? राइट राइट राइट, ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। आगे बढ़ा रहे हैं बात को। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लॉज नंबर डी। ए बी और सी में कोई क्वेरी है तो बताओ, एक बार क्लियर है तो ओके डाल दो। ए बी सी और ए बी सी और सी क्लियर है तो ए बी सी पे ओके डालो मुझे। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ रहे आगे बढ़ रहे। अब डी, अब ना मिस्टर शर्मा के रिलेटिव की बात करनी है, अब मिस्टर शर्मा के रिलेटिव की बात करनी है, मिस्टर वर्मा। मैंने कहा वर्मा जी इधर आओ, वर्मा जी। सी में फरिया, सी में अपने को पेक्यूनरी रिलेशनशिप देखनी है, मनी इन्वॉल्वमेंट, कि उसका मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए कैश के साथ या कैश के प्रमोटर के साथ या कैश के डायरेक्टर के साथ। कब? पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में या करंट फाइनेंशियल ईयर में। और उसके अंदर 2 एक्सक्लूजन है, क्या? उसका रेम्यूनरेशन और कोई ट्रांजैक्शन जो कि छोटी है, छोटी मतलब क्या? उसकी टोटल इनकम के 10% से ऊपर नहीं जाती।
मनन हिज टोटल इनकम ना, हिज टोटल इनकम, पूरी पूरी टोटल इनकम, सिर्फ कंपनी से नहीं, उसकी, उन्होंने क्या बोला देखो एग्जैक्ट लॉ जो कहेगा उतना ही देखेंगे हम, उसकी टोटल इनकम। उन्होंने ये नहीं बोला हिज टोटल इनकम फ्रॉम कंपनी। दिवेश यस वो रेम्यूनरेशन ले सकता है, ले सकता है, और वो पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। ठीक है, ओके आगे। अब वो कह रहा है कि हिज रिलेटिव, मतलब मैंने मिस्टर वर्मा को बुलाया, मैंने कहा मिस्टर वर्मा आपने ये काम तो नहीं किए हुए ना, क्योंकि आप भी फंस रहे हो इसके अंदर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिस्टर शर्मा बन रहा है, बट रिलेटिव के ऊपर भी कंडीशंस लगा रहे हैं क्या? नन ऑफ हुज रिलेटिव्स is holding any security or interest in the cash। कोई सिक्योरिटी, सी सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, और इंटरेस्ट मतलब बहुत वाइड कवरेज है। इंटरेस्ट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। इकोनॉमिक इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई और पावर है या उसका कोई लेन देन है कंपनी से, एनीथिंग, राइट। और ये सिक्योरिटी और इंटरेस्ट किस में देखना है? कैश में। कब? वही टाइम पीरियड है, टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अब एक एक्सेप्शन आ गई। एक्सेप्शन ने बोला कि रिलेटिव जो है ना वो होल्ड कर सकता है सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹50 lakhs और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कैश और एनी हायर सम एज में बी प्रिस्क्राइब। इसको भी कुछ नहीं है, आप इसको छोड़ दो, प्रिस्क्राइब कुछ नहीं है। यहां पे लॉ ने गलती कर दी है, यहां पे लॉ ने एक गलती कर दी, मिस्टेक, देयर इज सम मिस्टेक इन दिस। आई थिंक यू माइट हैव आइडेंटिफाइड व्हाट दे हैव सेड, दैट द रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी। द कंपनी मीन्स द कंपनी इन क्वेश्चन, but while prescribing the limit they have linked the limit to cash also. Apart from company they have linked to associate, subsidiary and holding also. This is not correct. This leads to confusion that whether the exception covers holding of security or interest in company or even associate, subsidiary or holding, because on one hand they said the company, on other hand they are saying limit of cash also, then it leads to confusion. Sir, will ICI ask something about this? No, ICI won't ask. This is a controversial topic. ठीक है, ये controversial topic है। तो आपको एज इट इज ही लर्न करना है, ताकि आपको क्वेश्चन में आए तो आपको यही लर्न करना है, एग्जैक्टली यही लिख के आना है, आपको इंटरप्रिटेशन नहीं करके आना। लेकिन घर पे डाउट आ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया कि यहाँ पे एक मिसमैच है लॉ के वर्ड्स में, राइट। तो ये था हमारा विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव का फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, नन ऑफ हुज रिलेटिव, लैंग्वेज वही कंटिन्यू करना, नन ऑफ हुज रिलेटिव इज इंडेटेड। इंडेटेड मतलब उधारी। ही हैज टू गिव मनी, ही हैज टू गिव मनी टू कैश और कैश के प्रोमोटर्स और कैश के डायरेक्टर्स। सर, इस वाले में आपने प्रोमोटर डायरेक्टर नहीं बोला। अरे भाई, प्रोमोटर और डायरेक्टर में थोड़ी ना सिक्योरिटी होल्ड करेगा, प्रोमोटर और डायरेक्टर के थोड़ी ना इक्विटी शेयर निकलेंगे, इसीलिए यहां पे नहीं बोला और यहां पे बोल दिया, वाइड कवरेज रखी, राइट। सो ही इज, नन ऑफ हिज रिलेटिव इज इंडेटेड टू कैश और कैश के प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स इन एक्सेस ऑफ ₹50 lakh। मतलब 50 lakhs तक देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू। 50 lakhs तक उधारी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी मिस्टर शर्मा को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने में, राइट। आगे कब देखना है ये? अगेन सेम टाइम पीरियड, एट एनी टाइम ड्यूरिंग टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर। ये एट एनी टाइम का ध्यान रखना। एक भी दिन अगर ये 50 लाख के ऊपर चला गया तो फिर उस केस में प्रॉब्लम हो जाएगी। एक भी दिन, एक भी सेकेंड, एनी टाइम वर्ड यूज किया है, ओके। एंड सिमिलरली अगर मिस्टर वर्मा इंडेटेड नहीं है लेकिन उसने गारंटी दी है या फिर उसने सिक्योरिटी दी है इन कनेक्शन विथ इंडेटनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन टू सेम पीपल, कैश और देयर प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। One difference you have to understand and you have to learn for MCQ, that in this case and in all the cases till above, we talked about cash promoters, cash directors, but only in this case we are talking about cash ke promoters, but directors are included only and only of holding company. डायरेक्टर्स ऑफ ओनली होल्डिंग कंपनी आर इंक्लूडेड। डायरेक्टर्स खुद कंपनी के भी इंक्लूड नहीं करे, सिर्फ होल्डिंग कंपनी के इंक्लूड करे।
तो इस केस में क्या हो रहा है, ये जो कैश है या कैश के प्रोमोटर्स है या फिर डायरेक्टर्स ऑफ होल्डिंग है, इनको जो उधारी है वो किसी थर्ड पर्सन की है। लेट्स से सिड, ये मेरी उधारी है, ये मेरी उधारी है, और इसके रिस्पेक्ट में गारंटी या सिक्योरिटी किसने दी है, मिस्टर वर्मा। और इसका इंपैक्ट किसके ऊपर आया, मिस्टर शर्मा, कि मिस्टर शर्मा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अब नहीं बन पाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? अब ये तो ठीक है सर, लिमिट तो बताओ कितनी है। लिमिट ऑलमोस्ट सेम है, बस यहां पे क्या था, एक्सिस, यहां पे था एक्सिस, यहां पे था फॉर, फॉर मतलब मोर देन इक्वल टू। तो हियर 50 lakhs is also covered, here 50 lakhs was not covered, right? So for rupees 50 lakhs, time period is exactly the same at any time during two immediately preceding financial year or current financial year. I need a confirmation from you guys whether this is clear or not. Yes, yes, yes. This was very important. ये सबसे ज्यादा एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर गलतियां होंगी, 50 लाख वाली गलती होगी, डायरेक्टर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी वाली गलती होगी। इसमें मिस्टर वर्मा खुद इंडेटेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इंडेटेड है। कैसे? किसी और के इंडेटनेस के चक्कर में उसने अपनी गारंटी या सिक्योरिटी दे दी है। ओके ओके ओके, यस यस, सबको क्लियर है। फोर्थ वाला एक बहुत ही रेसिड्यूरी पॉइंट है, ज्यादा एनालिसिस या ज्यादा पूछा भी नहीं जाता। वो कह रहे हैं मिस्टर वर्मा हैज, फोर्थ अभी भी इसी का चल रहा है, तो नन ऑफ हुज रिलेटिव्स, none of whose relatives has any other pecuniary relationship or transaction with cash of minimum 2% of its gross turnover or total income singly or in combination with the transactions referred to in subclause 1, 2, 3। अब वो ये कोशिश कर रहा है कहने की कि ऊपर वाली जो हमने स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस बोली ना, सिक्योरिटी, इंटरेस्ट, इंडेटनेस और गारंटी, वो वाली को छोड़ के अगर उसकी कोई और मनी ट्रांजैक्शन है कैश के साथ, सिर्फ कैश के प्रमोटर डायरेक्टर नहीं, कैश के साथ, और वो कितनी है, मिनिमम 2% ऑफ उस कंपनी की टर्नओवर और टोटल इनकम जो भी हिट करे, अगर हिट कर गया 2% तो उस केस में मिस्टर वर्मा यहां फंस जाएगा और उसकी वजह से मिस्टर शर्मा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। को क्या हो गया, हाँ, मिस्टर शर्मा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। So this is a residual clause, not very testable. Clear? So this was basically with respect to clause D, which talked about relatives of our main person, जिसकी eligibility की बात कर रहे हैं हम, right? Now I am moving to clause number E. अब मैंने ना मिस्टर शर्मा और मिस्टर वर्मा दोनों को एक साथ बुलाया। मैंने कहा शर्मा जी और वर्मा जी दोनों आ जाओ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कैंडिडेट है मिस्टर शर्मा और पीछे पीछे उसके रिलेटिव आ गए मिस्टर वर्मा। मैंने दोनों को बोला कि भैया मैं कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं आप दोनों के ऊपर। उसने कहा ठीक है सर लगाओ। पहला, ध्यान से, देखो ई, हु नीदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स फर्स्ट होल्ड्स और हैज हेल्ड पोजीशन ऑफ केएमपी और इज और हैज बीन एम्प्लॉय। तू ना अभी केएमपी है, ना तूने पास्ट में केएमपी की पोजीशन होल्ड करी, तू मतलब शर्मा और वर्मा, और ना ही शर्मा वर्मा भी एम्प्लॉय है, ना पास्ट में कभी एम्प्लॉय थे। ठीक है सर, ये एम्प्लॉय केएमपी किसके, कैश के। और सर जो ये पास्ट कह रहे हो, ये पास्ट वाला पीरियड वही है क्या जो अभी ऊपर वाले क्लॉजेस में पढ़ा, प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर? नहीं, इन्होंने ना पता नहीं क्यों ऐसा किया, यहां पे 3 फाइनेंशियल ईयर डाल दिया। तो पढ़ो, इन करंट फाइनेंशियल ईयर, ये कब देखना है आपको, इन करंट फाइनेंशियल ईयर और इन एनी ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर्स immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed। तो अगर आप बी और सी पढ़ोगे तो वहां पे इन्होंने 2 फाइनेंशियल ईयर कवर किया पुराना, लेकिन जब ई पढ़ोगे तो इन्होंने पता नहीं क्यों इसको 3 फाइनेंशियल ईयर कर दिया। दोनों को एक ही कर देते, या तो दोनों को 3 करते या तो दोनों को 2 करते, बट कोई बात नहीं है, जैसा किया हम अपने को लर्न करना है, राइट। और ध्यान देना यहां पे वर्ड यूज किया है होल्ड्स और इज, तो इसका मतलब ये करंट ईयर भी कवर्ड है, ठीक है।
क्योंकि बच्चों का क्वेरी आता है सर ये करंट फाइनेंशियल ईयर कहां लिखा है, पढ़ो, बिकॉज होल्ड्स एंड इज ऑल्सो कवर्ड, एंड होल्ड्स एंड इज मतलब करंटली मैं वो चीज होल्ड कर रहा हूं। क्या यहां तक कोई डाउट है आपको? पहले एक और समझो, इसका एक एक्सेप्शन भी है। ओके, क्लियर क्लियर, ओके ग्रेट। अब इसका एक एक्सेप्शन भी है, रिलेटिव्स के लिए हम एक्सेप्शन जनरली दे देते हैं। तो रिलेटिव को बोला कि भैया अगर तू रिलेटिव है, मतलब मिस्टर वर्मा, एंड ही इज एन एम्प्लॉई, he is an employee, the restriction under this clause shall not apply for his employment during the preceding 3 financial year। अब इन्होंने ना क्या किया, देखो ध्यान से, इन्होंने बोला is an employee, इससे बोलते इन्होंने करंट भी ले लिया और बोला this clause shall not apply for his employment during preceding 3 financial year, तो इन्होंने पास्ट की कवरेज भी दे दी। तो इन शॉर्ट माय रिलेटिव मतलब मिस्टर वर्मा कैन बी एन एम्प्लॉई, और वो पास्ट में भी अगर रहा हो तब भी ये क्लॉज नहीं लगेगा और मिस्टर शर्मा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। एम आई क्लियर? सेकेंड पॉइंट टू बी अंडरस्टूड, एंड रिटेन्ड इज, यहां पे मैंने एम्प्लॉई वर्ड यूज किया है एक्सेप्शन में, मैंने यहां पे केएमपी वर्ड यूज नहीं किया, तो ये वाली कंडीशन अभी भी लगी रहेगी। आई नो ये थोड़ा भी लगेगा सर इतना सारा लर्न कैसे करेंगे, अभी आप पहली पहली बार कर रहे हो, ठीक है, घर पे जाके एक बार रिवाइज होएगा, उसके बाद कीप इन टच में उठेगा, उसके बाद एक रिवीजन होएगी, उसके बाद 2 रिवीजन होएगी, तो ये चीजें याद रहेंगी, राइट? सो डोंट वरी, टेंशन मत लो। यहां तक समझ आया है या नहीं आया आप मुझे क्लियर करो, ओके डाल दो बस। ओके ओके ओके, अरे ओके डाल दो यार फटाफट, मुझे फिर समझ आता है ना। हाँ सर, अंगी उस केस में भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी अंगी। यस इट इज अलाउड, रिलेटिव को हटा दिया, एम्प्लॉयमेंट वाला अलाउ कर दिया, एम्प्लॉय अलाउ कर दिया, रिलेटिव को एम्प्लॉय अलाउ कर दिया मैंने। यस प्रियदर्शिनी, यस रिलेटिव कैन बी एन एम्प्लॉई, केएमपी हुआ तो फंस जाएगा मिस्टर शर्मा, ठीक है, सबका यस आ गया। नेक्स्ट आइटम नंबर 2, ध्यान से, इज और हैज बीन, कौन इज और हैज बीन? सर दोनों, मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर वर्मा, इज और हैज बीन एन एम्प्लॉई और प्रोप्राइटर और पार्टनर ऑफ सर्टन फर्म्स, लेकिन ये कब देखना है पीरियड? सेम एज अबव, सेम एज अबव, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर प्लस लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब सर बात करो कि ये फर्म, यस अखिला रिपीटेड रीडिंग इज रिक्वायर्ड, यस फरिया रिलेटिव एक्सक्लूडेड, बट ओनली इन कंटेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉय फरिया, नॉट केएमपी। अच्छा अब सर बात आती है, ठीक है, फर्म के अंदर मेरा मिस्टर शर्मा या मिस्टर वर्मा किसी फर्म के अंदर एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर या पार्टनर है, लेकिन ये कौन सी फर्म है? तो 2 टाइप ऑफ फर्म्स कवर्ड है, एक तो हमारे प्रोफेशनल्स, तो कौन कौन? ऑडिटर, सीएस इन प्रैक्टिस और कॉस्ट ऑडिटर, मतलब सीएस कॉस्ट अकाउंटेंट। सर किसके? कंपनी के या एसोसिएट के या सब्सिडरी के या होल्डिंग के? तो कैश के जो सीएस कॉस्ट अकाउंटेंट फर्म्स है उसके अंदर अगर वो एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर या पार्टनर है तो मिस्टर शर्मा आईडी नहीं बन सकता, राइट? और एनी लीगल और कंसल्टिंग फर्म, एनी लीगल और कंसल्टिंग फर्म जिसका दैट हैज और हैड, मतलब करंटली ट्रांजैक्शन है या ट्रांजैक्शन हुई थी, एनी ट्रांजैक्शन विद कैश अमाउंटिंग टू मिनिमम 10% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म। मतलब देखो लीगल और अदर कंसल्टिंग क्या होता है? लीगल फर्म आपको पता होगा जो लॉयर्स होते हैं, राइट? और कंसल्टिंग फर्म आपने मैकिन्जी वगैरह नाम सुने हैं क्या? बताओ जरा। मैकिन्जी, बेन, बीसीजी, एमबीबी कहते हैं उसको प्यार से, लिंक्डइन वालों को पता होगा, बहुत हॉट टॉपिक रहता है ये। तो ये एमबीबी कवर की है। तो ऐसी फर्म्स जिसकी करंटली ट्रांजैक्शन है या पुराने 3 साल में रही है, कितनी? कैश के साथ ट्रांजैक्शन हुई मिनिमम 10% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म। मतलब आपकी जो टोटल टर्नओवर है, लेट्स से 10 करोड़ कमा रही है मैकिन्जी, उस 10 करोड़ में से 10%, एक करोड़ रुपए की आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो तो कैश के साथ हो रही है। तो फिर वो जो एमबीबी उस फर्म के अंडर एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर रहा है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता हमारी मेन कंपनी का।
राइट राइट। तो ये आपको ग्रॉस टर्नओवर फर्म की देखनी है, ये ग्रॉस टर्नओवर आपको फर्म की देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर वर्मा दे होल्ड टुगेदर, मतलब मैं बात कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ मिस्टर शर्मा, ही होल्ड्स टुगेदर विथ हिज रिलेटिव्स क्या 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी एनालाइज्ड, यहां पे आपको लर्न करना है मोर देन इक्वल टू 2%, मतलब 2% भी आ गया तो हिट कर जाएगा। और दूसरा यहां पे क्या बोल रहे हैं द कंपनी, सर यहां पे एसोसिएट सब्सिडियरी होल्डिंग कवर नहीं करी ना, नहीं कवर करी। क्या करनी चाहिए थी? आंसर इज यस, करनी चाहिए थी, एफिलिएट्स को उठाना चाहिए था, नहीं किया। और एक और चीज यहां पे वर्ड क्या यूज किया है वोटिंग पावर। सर तो मैं यहां पे शेयर कैपिटल नहीं लिख सकता था क्या? नहीं भाई, आप यहां पे शेयर कैपिटल नहीं लिख सकते थे। सर क्यों? आपको पता है ना शेयर कैपिटल विद डिफरेंट वोटिंग राइट्स भी इशू किया जा सकता है। हो सकता है किसी के पास शेयर कैपिटल कम हो पर वोटिंग पावर ज्यादा हो, सो यू हैव टू सी वोटिंग पावर। आपको वर्ड्स बहुत ध्यान से चूज करने हैं पेपर में, लॉ पढ़ रहे हैं हम, जनरल इंग्लिश नहीं लिख रहे। तो टोटल वोटिंग पावर मतलब टोटल वोटिंग पावर, नॉट शेयर कैपिटल, राइट। नेक्स्ट, मिस्टर शर्मा और मिस्टर वर्मा इज अ सीईओ और ही इज अ डायरेक्टर बाय वॉट एवर नेम कॉल, मतलब तेरा हो सकता है नाम कोई और हो पर तू हाई लेवल पे काम कर रहा है, सीईओ और डायरेक्टर लेवल पे काम कर रहा है किसी एनपीओ में, किसी एनपीओ में। और वो एनपीओ ऐसी है जो रिसीव कर रही है अपना मिनिमम 25% ऑफ रिसीट्स फ्रॉम द कंपनी और एनी ऑफ इट्स प्रोमोटर्स डायरेक्टर्स और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी। तो सर इसके अंदर ये कैश क्यों नहीं लिखा? आपने नोट्स बनाते गलती कर दी। वाह क्या कलर आया है, चलो अच्छी बात है। ये कलर, ये इस केस में आपने कैश क्यों नहीं लिखा? कोई बता सकता है मुझे? सर कैश लिख देंगे और उसके आगे प्रोमोटर डायरेक्टर लिख देंगे तो सारे कंपनीज के प्रोमोटर डायरेक्टर इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन इस केस में मेरे को प्रोमोटर डायरेक्टर किसका इंक्लूड करना है? सिर्फ और सिर्फ कंपनी का। आप पढ़ो, द कंपनी और एनी ऑफ इट्स 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 प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स। और फिर आगे जाके हमने होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कवर किया, उसी का मैंने नोट डाला है। प्लीज नोट दैट ओनली द कंपनीज प्रोमोटर्स एंड डायरेक्टर्स आर कवर्ड एंड नॉट द एसोसिएट एंड सब्सिडरी एंड होल्डिंग्स आर कवर्ड, सिर्फ कंपनी के प्रोमोटर डायरेक्टर। क्लियर? और मतलब या तो एक ऐसी एनपीओ है जो अपना मिनिमम 25% रिसीट्स, लेट्स से एनपीओ में 1 करोड़ रुपए आ रहा है, तो उस एनपीओ के 1 करोड़ में से 25 लाख उस कंपनी से आता है या कंपनी के प्रोमोटर डायरेक्टर से आता है या होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट से आ रहा है। और दैट पर्टिकुलर एनपीओ होल्ड्स मिनिमम 2% ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। द कंपनी, यहां पे एफिलिएट्स कवर नहीं है, सिर्फ उस कंपनी की बात छेड़ी हमने, राइट। तो उस केस में भी ये डिस्क्वालिफिकेशन लग जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक जनरल क्वालिफिकेशन है, अदर क्वालिफिकेशंस में रूल 5 वो कहता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास स्किल्स, एक्सपीरियंस, नॉलेज लाइक सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, लॉ होना चाहिए। बस यही तो था हमारा क्राइटेरिया। सर कहा बस था, ये तो बहुत कुछ करा दिया आपने। क्राइटेरिया इजी लगा है? पहले ये बताओ क्राइटेरिया समझ में आ गया? क्राइटेरिया समझ में आ गया? आपकी बुक में हॉरिजॉन्टल में मैंने प्रिंट करा है, ये रहा, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला टॉपिक अभी खत्म करना है, तो अब आगे बढ़ो। 149 सबसेक्शन 7, अ डिक्लेरेशन टू बी गिवन बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब देखो, जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेगा उसको एक डिक्लेरेशन देनी है 3 चीजों की। क्या क्या? एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शल एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन विच ही पार्टिसिपेट्स एज अ डायरेक्टर, जब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हुआ, जब उसकी पहली मीटिंग हुई जिसमें वो उसने पार्ट लिया एज आईडी, उसमें उसको एक डिक्लेरेशन देनी है। एंड एट एवरी फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर साल की पहली मीटिंग, और whenever there is any change in circumstances which may affect his status as independent director, मतलब कुछ भी, जैसे उसने कुछ सिक्योरिटीज का सेल परचेज हुआ या कोई ट्रांजैक्शन हो गई, तो जो भी कुछ ऐसा हुआ, इवेंट हुआ, तो उसके इमीडिएटली बाद उसको एक डिक्लेरेशन देनी है। और वो डिक्लेरेशन में क्या बोलेगा? कसम खाएगा, आप भी मेरे साथ कसम खाओ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलेगा, सर
मतलब बोर्ड को बोलेगा, बोर्ड आई सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 6। ये उसको कसम खा के देनी है, लिख के डिक्लेरेशन देनी है, राइट। सो पढ़ो, आईडी भाई साहब ने डिक्लेरेशन दिया, उसमें क्या लिखा है, he gives a declaration that he meets the criteria of independence as provided in 149(6). okay, now there is one schedule number 4 not to be studied। बस पता होना चाहिए कि हाँ एक शेड्यूल 4 है जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और कंपनी को कंप्लाई करवाना पड़ता है, उसको छोड़ दो। अब बात आती है सर रेम्यूनरेशन की, सबसेक्शन 9। इसको मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था कि ये रेम्यूनरेशन पेक्यूनरी रिलेशनशिप में नहीं आती। सो रेम्यूनरेशन में हम उसको क्या क्या दे सकते हैं और क्या क्या नहीं दे सकते, ये बात करी जाती है सबसेक्शन 9 में, राइट। सो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ 197 एंड 198। ये कहता है कि आप पूरे एक्ट को इग्नोर करो। नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब पूरे एक्ट को इग्नोर करो, और आप बस 197 और 198 को इग्नोर मत करना। 197 198 चैप्टर 3 में आएगा, तो कह रहा है उसको इग्नोर मत करना, उन दोनों को आपको सब्जेक्ट रखना है क्योंकि वहां पे रेम्यूनरेशन की लिमिट्स आने वाली है, तो उसको इग्नोर नहीं करेंगे। और वो दोनों चीजों को रखते हुए हम आपको अलाउ कर रहे हैं क्या क्या, ही मे रिसीव रेम्यूनरेशन बाय वे ऑफ फीस एज प्रोवाइडेड अंडर 197(5) दैट इज सिटिंग फीस, मीटिंग अटेंड करने की फीस मिलती है। नेक्स्ट, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन बोर्ड एंड अदर मीटिंग्स। बोर्ड मीटिंग हुई दिल्ली में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है मुंबई में, उसने कहा मेरे आने जाने का खर्चा दो, तो वो भी उसका रेम्यूनरेशन का पार्ट है और वो अलाउड है। एंड प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन एज मे बी अप्रूव्ड बाय मेंबर्स। आईडी कहेगा मैं इतना काम कर रहा हूं आप जनों के लिए, तो कंपनी का जो मुनाफा होगा दैट इज द प्रॉफिट दैट द कंपनी अर्न्स, आउट ऑफ दैट प्रॉफिट आई नीड 2% और 3%, वॉट एवर इट इज, दैट विल बी सब्जेक्ट टू 197 एंड 198 दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन, बट येस वॉट एवर दैट परसेंटेज इज इट कैन बी गिवन टू हिम provided it is approved by the members, right? And next, he shall not be entitled to any stock option। स्टॉक ऑप्शन उसको आप नहीं अलाउ कर सकते। अगर आपने स्टॉक ऑप्शन अलाउ किया तो कहीं ना कहीं उसका इंडिपेंडेंस वाला क्राइटेरिया मीट नहीं होगा, क्योंकि वो वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ आएगा। ही विल बी वेस्टेड इन द कंपनी, उसके इंटरेस्ट हो जाएंगे वेस्टेड इन द कंपनीज बिजनेस बिकॉज ही हैज स्टॉक ऑप्शन, राइट। सो स्टॉक ऑप्शन इज नॉट अलाउड। ओके, नाउ एक प्रोविजो है, ये आपको चैप्टर 3 में समझ आएगा, इसलिए अभी नहीं करवा रहा, और ये वाला रूल 4 भी आपको चैप्टर 3 में समझ आएगा, लेकिन ये आपको रिवीजन के टाइम यहां पे लिंक करना पड़ सकता है, इसीलिए दिया है। आप इतना लिख के छोड़ दो, चैप्टर 3 के बिना ये चीज समझ में नहीं आएगी। अब बात आती है सर लास्ट टॉपिक, टेन्योर। उसका टेन्योर कितना हो सकता है, तो पहले अंडरस्टैंड करो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टोटल पहला टर्म में जब अपॉइंट किया गया तो टोटल 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट हो सकता है, मैक्स टू मैक्स। 5 साल के एंड में अगर आपको उसका काम बहुत अच्छा लगा तो आप उसको रीअपॉइंट करो, और अगला टर्म कितना हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 5 ईयर्स। तो टोटल 5 + 5 10, क्लियर। 5 साल होने के बाद, दूसरा टर्म होने के बाद आपको उसका काम और अच्छा लगा, आपने कहा एक और अपॉइंट कर देते, एक और 5 साल के लिए, नहीं, नॉट अलाउड। ही कैन सर्व फॉर मैक्सिमम 2 consecutive tenures and 1 tenure can be of maximum 5 years. After that he has to resign and he has to serve a cooling off period of 3 years, during which he won't be associated with the company directly or indirectly. Once that 3 years is complied, he is most welcome to be reappointed as, not reappointed, appointed, क्योंकि अब तो cooling off हो गया, he can be appointed as a director, independent director. Then again max to max 5 + 5, then again cooling off. Is this clear? आ जाओ थोड़ा सा समझो। 149 सबसेक्शन 10 एंड 11 टॉक्स अबाउट टेन्योर, उसको मैंने फ्लोचार्ट डायग्राम में ही दिया है, पैराग्राफ में आप नहीं समझ पाओगे। ईयर 1 उसको मैंने अपॉइंट किया और उसका ऑफिस स्टार्ट हुआ, एंड ही कैन वर्क फॉर मैक्सिमम 5 ईयर्स, राइट, 1 2 3 4 5। अब एक सवाल आता है जिसका मैं लिंकिंग कर रहा हूं 169 के साथ, क्योंकि ना 169 रिमूवल की बात करता है, तो उसको मैंने यहां पे लिंक कर दिया कि क्या उसको पहले टर्म में, पहले 5 साल के टर्म में रिमूव किया जा सकता है। आंसर इज यस, रिमूवल इज एब्सोल्युटली पॉसिबल बाय गिविंग अ स्पेशल नोटिस एंड पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये पॉइंट्स आपके 169 से उठ के आए, तो अभी सिर्फ आपको ये रीड करने हैं, अब इसको ज्यादा एनालाइज मत करो, बस मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट टेन्योर में उसका रिमूवल पॉसिबल है बाय गिविंग अ स्पेशल नोटिस एंड बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। नेक्स्ट, अब 5 साल खत्म हुए और उसने बहुत अच्छा काम किया,
तो क्या मैं उसको रीअपॉइंट कर सकता हूं? आंसर इज यस। उसके लिए आपको दो कंप्लायंसेस करने हैं। बोर्ड रिपोर्ट में एक तो डिस्क्लोजर देना है कि वी आर रीअपॉइंटिंग हिम बिकॉज ही हैज डन वेरी गुड वर्क, एंड यू हैव टू पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन फ्रॉम मेंबर्स। ठीक है, तो ये दोनों आपको कंप्लायंसेस करने हैं इफ यू विश टू रीअपॉइंट हिम। अब उसका सेकेंड कंसेक्यूटिव टेन्योर स्टार्ट हो चुका है, जो कितने साल का हो सकता है? अगेन मैक्स टू मैक्स 5 years। सेकेंड टेन्योर कैन ऑल्सो बी फॉर मैक्सिमम 5 years। क्या सेकेंड टेन्योर के टाइम रिमूवल हो सकता है? आंसर इज यस, रिमूवल इज पॉसिबल। सेम स्पेशल नोटिस, बट इस केस में आपको ओआर की जगह एसआर चाहिए होगा और उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी, जो हम वैसे भी देते ही है। बट फर्क क्या हुआ? फर्स्ट टेन्योर में ओआर चाहिए रिमूवल के टाइम और सेकेंड टेन्योर में एसआर चाहिए। सर क्यों ऐसा किया भेदभाव? अरे भाई, ही वॉज अ गुड पर्सन, ही वॉज वर्किंग वेरी गुड, दैट इज द प्रिसाइसली द रीजन व्हाई यू रीअपॉइंटेड हिम। नाउ व्हाई डू यू वांट टू रिमूव हिम? तो ओके, रिमूव कर लो, बट देन गो फॉर एसआर, स्ट्रिक्टर compliance required. Let 75% members say yes. Right? Now 10 years expired total, first 5 plus 5, he is working again very very good. Can we reappoint? No, now we cannot reappoint him. He has to serve 3 years of cooling off period. पढ़ो, लिंक करो ढंग से, एक एरो पढ़ो, क्या आ रहा है ये? कूलिंग ऑफ पीरियड। That person shall be eligible to become an independent director only after expiration of 3 years of ceasing to be an independent director. So he has to serve 3 years independent director. Fariha, no, I am going to clarify this in my this point proviso. Ruko Fariha. Angi, since independent director का appointment is via OR and for reappointment SR needs to be by. Yes, yes. अंगी, एक्चुअली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जो होता है वो बोर्ड करती है जनरली, और बोर्ड करने के बाद नीचे आने वाला है, मेंबर्स उसको अप्रूव करते हैं, बट रिमूवल के टाइम उसको एसआर चाहिए सेकेंड टेन्योर में। ठीक है, अच्छा, अब जो सेकेंड क्वेरी आपकी आ रही है कि सर कूलिंग ऑफ पीरियड के टाइम कुछ काम कर सकता है वो कंपनी के साथ? नहीं, मैंने बताया ना, कुछ एसोसिएशन नहीं रखेगा। तो पढ़ो, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर shall not during the said period of 3 years. What is this said period? ये said period क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं? अरे ये कूलिंग ऑफ पीरियड है। So during that said period, that person shall not be appointed in or be associated with the company in any other capacity directly or indirectly. सर यहाँ पे द कंपनी बोला है, तो क्या एसोसिएट, सब्सिडियरी वगैरह भी इंक्लूड किए जाएंगे? इन माय ओपिनियन वो वहां पे भी आप नहीं लग सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली में कवर हो जाएगा। बट लॉ ने या मटेरियल ने आपको इतना स्पेसिफिकली पूछा नहीं है इनडायरेक्टली का मतलब, बट इन माय ओपिनियन वो भी कवर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे इन्होंने द कंपनी यूज किया, बट यहाँ पे इनडायरेक्टली वर्ड यूज किया, तो थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन वाली बात है अब कि इनडायरेक्टली भी आ जाएगा उसके अंदर। राइट? तो ये था हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर। और बस दो बातें समझो, और एक क्वेरी पूछ रहा हूं मैं आपसे। सपोज मैं हूं एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, मेरा नाम प्यार से सिड रखेंगे, ठीक है, सिद्धेश नहीं, सिड। आई वॉज अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आई सर्व माई फर्स्ट टेन्योर, ऑफ 3 years. I was reappointed. I served my second tenure of 5 years. My question is one to you, that can I serve for 2 more years? Yes or no? मेरा मन है यार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगना है मुझे, लॉ 10 साल कहता है। शिवम ने दोबारा ये वाली क्वेरी मेरे से पहले उठा ली। यार शिवम, आपसे मिलना है यार मेरे को। शिवम बढ़िया बढ़िया डाउट्स पूछता है। शिवम, आपने वही क्वेरी उठा ली जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। सबने नो का, ढंग से सोचना। मेरा भी 10 साल पूरा नहीं हुआ है भाई, मेरा 10 साल पूरा नहीं हुआ है, तो क्या मैं 2 साल और काम करूं या नहीं? चलो, सारे के सारे यहाँ पे बढ़िया बच्चे हैं इस बैच में, कोई भी गलत नहीं दे रहा है। सो एब्सोल्युटली करेक्ट, आई कैन नॉट सर्व।
लॉ ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी थी 10 साल पूरा करने की, लेकिन लॉ ने यह भी बोला था कि कंसेक्यूटिव 2 टर्म ही अलाउड है। अब आपकी गलती और मेरी बेवकूफी कि मैं 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं हुआ, तो अब ये होने के बाद मुझे टाटा बाय बाय, मेरी फेयरवेल पार्टी रखवाओ, मुझे 3 साल के लिए निकाल दो कंपनी में से, मैं कूलिंग ऑफ सर्व करूंगा, उसके बाद आऊंगा। सो दिस इज एब्सोल्युटली ओके। ठीक है, सबका करेक्ट है। सीमा, मेघा, प्रयासाम, हर्ष, धन्या, शिवम, बढ़िया है, शिवम ने दिल जीत लिया मेरा आज। बढ़िया बढ़िया क्वेरीज पूछता है शिवम। ओके, 1 टर्म मैक्सिमम 5 कैन बी लेस देन 5। भूषण एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो, तो यही एक एमसी ने क्लैरिफाई करा था, उसको आप रीड करो तो कर लो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, समझ तो आई गया है। अच्छा, अब ये 2 सबसेक्शन समझ लो बस। लायबिलिटी ऑफ सर्टेन पर्संस, अरे लायबिलिटी ऑफ सर्टेन पर्संस नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट अंडर द एक्ट, पूरे कंपनीज एक्ट को मारो गोली। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु इज नॉट अ प्रोमोटर और केएमपी, इन दोनों जनों की लायबिलिटी हमने रेस्ट्रिक्ट करी। कैसे? दे शैल बी लायबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन बाय अ कंपनी विच ऑकर्ड विथ हिज नॉलेज एट्रीब्यूटेबल थ्रू बोर्ड प्रोसेस एंड विद इन हिज कंसेंट और कन्वीनियंस। तो मैंने बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को और एक ऐसे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपको पता है ना कौन से होते हैं, जो डे टू डे काम नहीं कर रहे। तो सपोज कोई पार्ट टाइम काम कर रहा है, बहुत ही कम कैपेसिटी में काम कर रहा है, तो इन दोनों को मैंने बोला कि आपकी लायबिलिटी उसी एक्ट्स के लिए रहेंगी जिसमें आप इन्वॉल्व थे, जिसमें आपका नॉलेज था और जिसमें आपका कंसेंट था, बस। सबसेक्शन 13 वेरी इंपॉर्टेंट, एक लाइन आपको दिखेगी लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। रोटेशन रिटायरमेंट का कंसेप्ट में भी आपको अगले क्लास में कल करवाने वाला हूं, दैट इज 152.6.7। ये पूरा कंसेप्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे नहीं लगता, बस अभी इतना समझो, फिर बाद में समझ में आएगा। ठीक है, इसका बस मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूं जो मुझे कराने का मन था, हाँ यही वाला। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देके उसको कल उठाऊंगा, क्योंकि अपना आज क्लास का टाइम नहीं तो आगे जाएगा। देखो ये क्या कह रहा है, द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी। जल्दी से बताओ, लिस्टेड पब्लिक कंपनी में मुझे कितने डायरेक्टर चाहिए, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए? मिनिमम 1/3। इट कंप्राइज्ड ऑफ मिस्टर ए डायरेक्टर, मिस्टर बी डायरेक्टर, मिस्टर सी डायरेक्टर, मिस्टर डी डायरेक्टर, मिसेस ई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मिस्टर एफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मिस्टर जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ध्यान से एनालिसिस में एक पॉइंट आना चाहिए कि एक ही वुमेन डायरेक्टर है। ओके, नेक्स्ट, मिस्टर डी एंड मिसेस ई वेकेटेड देयर ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑन 15 अप्रैल 2017। ओके, तो हमारी जो एक वुमेन डायरेक्टर थी उसने ऑफिस छोड़ दिया है, और उसके साथ साथ मिस्टर डी एक नॉर्मल डायरेक्टर थे, उन्होंने भी ऑफिस छोड़ दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एज टू व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन वुड यू सजेस्ट विच कैन बी टेकन अप बाय द कंपनी इन दिस रिगार्ड। आपके पास आइए कंपनी आपसे आगे कह रही है सर ये सिचुएशन है, अब जरा एनालाइज करके बताओ ये क्या मतलब, क्या करें हम, किसको अपॉइंट करें? वुमेन डायरेक्टर थी वो छोड़ के चली गई, आईडी का भी हमें कंप्लायंस पता है, मिनिमम 1/3 करना है, किसको हायर करूं? बताओ भैया, आपको एनालिसिस करना है, मैं आपको जस्ट हिंट्स ड्रॉप कर रहा हूं। देखो, जब मेरा वेकेशन हो जाएगा इन दोनों का, मिस्टर डी और मिसेस ई का, तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है 5। ठीक है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, डी चला गया, मिसेस ई चली गई, और मिस्टर एफ और मिस्टर जी, तो 5 डायरेक्टर है। ओके, अब मेरे कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है अभी कंपनी में? मेरे हैं, मिसेस ई चली गई, मिस्टर एफ है और मिस्टर जी है, और कोई भी वुमेन डायरेक्टर नहीं है। राइट और रॉन्ग? करेक्ट, ये फैक्ट्स क्लियर है। देखो, आप जब क्वेश्चन एनालाइज करोगे ना, तो आपको बेसिक एनालिसिस क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही करना पड़ेगा, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगेगा कि पहले पढ़े फिर दोबारा पढ़े, ऐसे नहीं चलेगा, आपको थोड़ा थोड़ा एनालिसिस साथ में करना पड़ेगा। राइट, सो दिस इज माय सिचुएशन आफ्टर वेकेशन। अब आप बोलोगे कि सर पहली बात तो इसमें मुझे एक वुमेन डायरेक्टर तो चाहिए चाहिए, मुझे पहली बात तो एक वुमेन डायरेक्टर चाहिए चाहिए। दूसरा, अगर मैं आईडी का एनालिसिस करूं तो 5 इंटू 1/3, 5 इंटू 1/3 1.6, और 1.6 को मैं राउंड ऑफ करूंगा 2, क्योंकि अपर राउंड ऑफ करना है। तो सर अभी मेरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो कंप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर मैंने वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए एक किसी लेडी को अपॉइंट किया तो मेरे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो जाएंगे 6। उस केस में भी तो मेरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंप्लाई हो जाएगा, इंटू 1/3 = 2। तो मेरा आईडी का तो कंप्लायंस हो ही रहा है, मुझे अब सजेस्ट करना है कंपनी को, बोर्ड को, कि सर एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, बस आईडी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका आईडी का क्राइटेरिया पूरा हो चुका है। क्योंकि वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट होने के बाद भी जो टोटल बन रहा है 6 का,
उसका 1/3 मेरा 2 ही है। और आपके पास ऑलरेडी, ये देखो, आपके पास ऑलरेडी मिस्टर एफ और मिस्टर जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो फिर आप उसकी टेंशन मत लो, आप सिर्फ एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करो। यस मेगा, करेक्ट, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंडीशन फुलफिल हो रखी है भाई। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 36 मेरे को कराने का मन है, और मुझे क्वेश्चन 41 का एक पॉइंट मैं आपको यहां पे बता देता हूं, और वो वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क करके कल सुबह डिस्कस करूंगा, मतलब कराऊंगा बट आपको थोड़ा सा काम दूंगा। बस एक चीज का ध्यान रखना, पेपर में आपको कहीं किसी भी क्वेश्चन में अगर ये चीज लिख के देना कि द सैंक्शन लिमिट इज 60 करोड़ रुपीस, ये सैंक्शन लिमिट किस चीज की है? बोरोइंग की। जब मैंने आपको लिमिट्स पढ़ाई थी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, क्या मैंने वहां पे ये बोला था कि सैंक्शन लिमिट कितनी है? नहीं सर, आपने बोला लोन, डिबेंचर या बोरोइंग एक्चुअल में कितना है, एलडीडी डिपॉजिट, सॉरी एलटीडी हमारा एक्चुअल में कितना है। क्या मैंने ये थोड़ी बोला सैंक्शन लिमिट क्या है? तो आपको ना कंफ्यूज किया जाता है सैंक्शन लिमिट देके, एंड दिस सैंक्शन लिमिट इज कंप्लीटली इररेलेवेंट। मुझे देखना है कि मेरा एक्चुअल में बोरोइंग कितना है, एक्चुअल में लोन कितना है, एक्चुअल में एलडीडी कितना है। तो ये एक पॉइंट मुझे स्ट्रेस देना था, उसके सिवाय बाकी बहुत इजी इजी है। और बस एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको अभी होमवर्क में दे रहा हूं, एंड मैं इसको कल भी सुबह एक बार एनालाइज कराऊंगा आपको, ये मेरे को कराना है क्लास में, बट अभी अपना टाइम थोड़ा सा आगे जा चुका है। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग वाला भी काम हो गया अपना। यस, ओके, 2 मिनट रुको।